जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। धरती माता जिस नेट फोर्स से खींच रही होंगी वो किधर ज्यादा होगी? सर जिधर पे जी इफेक्टिव ज्यादा होगा। जी इफेक्टिव कहां पे ज्यादा है? पोल पे ज्यादा है। अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लूं बी से ए, यहां से यहां तक कितना वर्क लगा, उसको m नॉट से डिवाइड कर दूं तो अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं आएगा। क्या आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्या किया करो, इसको सारे के सारे को ऐसे छोटा सा मान के कहां पे मान लिया अगर उसके सेंटर पर, तो अपने सेंटर पे सारा का सारा मास आ जाएगा। यानी कि इसको पूरा छोटा पॉइंट मास मान के कहां पे कंसंट्रेटेड मान लो? सेंटर पे मान लो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं सभी का स्वागत करता हूं रफ्तार सीरीज के एक और अमेजिंग और धुआंधार लेक्चर में, जो कि है ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3। मुझे इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए हैं जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। ठीक है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट अबव द सरफेस भी पढ़ लिया। हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी d डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द प्लेनेट भी देख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक पॉइंट रह गया था उसको कवर करेंगे। और आज अपने पास क्या है, आज अपने पिटारे में क्या क्या है? आज अपने पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 चीजों के बारे में हम लोग पढ़कर जाएंगे। ठीक है भाई साहब। भाई साहब, सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद करो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लेनेट है, ठीक है ना, उसकी सरफेस में क्या होता है? वो होता है g इंटू मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय उसके रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि h हाइट अबव क्या होगा, फिर मैंने आपको d डेप्थ बिलो भी करवा दिया था। अपने पास एक चीज रह गई थी कि वेरिएशन इन g ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी कि बेटा जो अपने पास अर्थ है या कोई भी प्लेनेट अगर रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो g है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या करती है? वेरी करती है। वो क्या करती है? वेरी करती है। कुछ खास वेरी नहीं करती लेकिन वेरी करती है। अब सर वेरी करती है तो देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, तो देखो होता क्या है। जैसे अपने को बताइए अपनी धरती माता है, धरती से ज्यादा समझ आता है, माता से ज्यादा तुम लोग कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, ये अपने पास समझो नॉर्थ पोल है, ये अपने पास क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास? इक्वेटर। इतना तो सब क्लियर है। ये क्या है? इक्वेटर। ठीक है, बीच में इक्वेटर वाली लाइन जाती है ना, सबको पता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर इक्वेटर है अपने पास, तो ऐसे जोड़ देते हैं। समझना मेरी बात को बेटा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब अपने को पता है कि जो धरती है वो घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूमती है धरती। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ऐसे घूम रही होती है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे धरती घूम रही होती है। कितनी एंगुलर स्पीड से? सर ओमेगा। अब कहोगे सर ये ओमेगा कितना होगा? सर जी ओमेगा होता है अपने पास 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब एक चीज बताओ, टाइम पीरियड क्या है? एक रोटेशन में जो टाइम लगा। अब सर बताओ अपनी एक्सिस के अबाउट धरती को एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 365 दिन? नहीं बेटा, 365 दिन तो सूरज के अराउंड लगता है उसको एक चक्कर काटने में। ठीक है ना, अपने अराउंड कितना लगता है? 24 आवर्स। कितना लगता है? 24 आवर्स। तो अगर आप देखोगे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड को रखोगे 24 आवर्स, उसको करोगे सेकंड में, तो 24 इंटू 60 ये हो गया अपने पास मिनट में, इंटू 60 ये हो गया सेकंड में। तो अगर आप देखो जो ओमेगा है भाई साहब बहुत ज्यादा कम है। ऊपर तो है 2 पाई, नीचे 24 60 60, तो ये बहुत 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 ज्यादा कम है ना। रेडियन पर सेकंड में आएगा अपने पास, ये बहुत ज्यादा कम है। ओमेगा इज वेरी लेस। तभी तो बेटा धरती घूम रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा। तुम्हें पता चल रहा है क्या कि घूम रही है? ना मुझे पता चल रहा है ना तुम्हें पता चल रहा बेटा। इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि ओमेगा है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत स्लोली घूम रही है भाई, बहुत 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 स्लोली। ठीक है ना, लेकिन घूम रही है। अब सर ओमेगा बहुत कम है, ये तो समझ आ गया, लेकिन आप ये क्या बोल रहे हो कि उसके घूमने की वजह से जी में फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे फर्क पड़ेगा। देखो हम लोग कहां पर है? धरती के अंदर थी कि धरती की सरफेस पे? सर धरती की सरफेस पे, इतना तो पता है ना सबको। तुम में से कोई ऐसा चोमू तो नहीं जिसको लगता कि हम लोग धरती के अंदर है? बेटा हम लोग धरती के ऊपर है। अब तक तो समझ आ ही गया होगा।
ठीक है, तो मान लो ये अपना लड़कवा है, सर यहां पर होगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है, ये उसके पैर हैं, उसके हाथ हैं, ये अपना लड़कवा है। सर ऐसे क्यों बनाया, ऐसे ढूंढेंगे गिर नहीं जाएगा? पागल आगल हो गया, कुछ भी समझ तो आ रहा ना, यहां पर होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब अगर धरती घूम रही है तो ये अपना लड़कवा भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि वो अगर यहां पर है तो अगर धरती ऐसे करके घूम रही है तो यह जो अपना लड़कवा है ये भी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ज्यादा बढ़िया तरीके से बना है, इस तरीके से सर्कल ले रहा होगा, ये भी तो इस सर्कल में घूम रहा होगा ना, ठीक है। अगर धरती ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो ये जो लड़कवा है ये भी तो ऐसे करके घूम रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, जो अपने पास ये वाली एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, उसके अबाउट ये किस में घूम रहा होगा, इस सर्कल में। अगर यहां पे कोई लड़कवा होता, इस जगह, इस जगह कोई लड़कवा होता ऐसे, ठीक है, तो वो कौन से सर्कल में घूमता, वो इस वाले सर्कल में घूमता भाई, इस टाइप वाले सर्कल में। अरे समझ लग रही बात, ठीक है ना। तो बात यह हो रही है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से, किसी भी प्लेनेट के रोटेशन की वजह से चेंज होती है जगह जगह पर। तो देखते हैं सर कैसे। अब देखो अपने को पता है, क्या पता है सर, अब ये जो लड़कवा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाएगी धरती, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, एम इंटू जी। भाई साहब इसके ऊपर लगेगी ना, लड़के के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ऐसे, एम जी लगेगी नहीं लगेगी, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके ऊपर लगेगी सर। किधर लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। याद रखना जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सेंटर है भाई साहब, एम इंटू जी लग रहा होगा। अब एम तो मास हो गया इस आदमी का या लड़के का, और जी क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तुम लोग ये सोच रहे हो सर जी तो वही लेंगे ना जो कि सरफेस पर है, इसमें क्या बदल रहा है रोटेशन की वजह से। लेकिन देखो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके पास mg तो है ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा सकते हैं। सर क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दी, क्योंकि भाई साहब घूम भी तो रहा है, लड़का भाई तो घूम रहा है ऐसे ऐसे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ जाएगी, हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कौन सा लेंगे सर, रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे क्या सर, क्या रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे भाई साहब, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये तो क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, ये चीज क्या है, तो रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या जब एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे क्या, नहीं बेटा, इसका रेडियस लेंगे यार, भाई ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस लेंगे ना, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो भाई साहब अब इस लड़के के ऊपर दो फोर्स लग रही हैं, एक mg लग रही है, एक m ओमेगा स्क्वायर आर, एक mg लग रही है, एक m ओमेगा स्क्वायर आर। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, दूसरा क्या लग रही है अपने पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब भाई साहब इनका जो रिजल्टेंट होगा वही तो नेट फोर्स होगा, वही तो नेट फोर्स होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है अपने पास, इसका जो रिजल्टेंट है आपको दिखाऊं मैं, अपने पास ऐसे लग रहा है mg, ऐसे लग रहा है अपने पास एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं एम इंटू जी इफेक्टिव। अरे एम इंटू जी इफेक्टिव बोल दो ना भाई साहब, अगर ये ना होता एम ओमेगा स्क्वायर आर ना होता तो एम इंटू जी इफेक्टिव रिजल्टेंट क्या होता, एम जी होता भाई साहब। अगर ये फोर्स ना हो तो रिजल्टेंट तो एम जी हो जाएगी ना। खुद सोचो, अगर धरती घूमना बंद कर दे तो एम ओमेगा स्क्वायर गया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, एम जी होगी। लेकिन अगर एम ओमेगा स्क्वायर भी आर भी आ गया, समझ लग रही बात, अगर एम ओमेगा स्क्वायर आर भी आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि धरती घूम रही है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी। तो एम जी तो लगना ही लगना था, साथ में एम ओमेगा स्क्वायर आर भी आ गया, तो अब रिजल्टेंट एम जी नहीं रहेगा, इन दोनों वेक्टर का कुछ रिजल्टेंट आएगा जो कि इनके बीच से जाएगा, कुछ ऐसे। समझ लग रही है बात। तो सर हमको इस बार
हमको इस बार यही mg इफेक्टिव निकालना है। तो ऐसा करो, g इफेक्टिव निकाल लो, उसको m से मल्टीप्लाई कर देना अगर आपको नेट फोर्स निकालनी हो। हमें नेट फोर्स से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है सर? g इफेक्टिव से मतलब है। हमें किससे मतलब है? g इफेक्टिव से मतलब है कि भाई क्या g है वहां पर, क्या इफेक्टिव g है। ठीक है, याद करो आप लोगों ने किया होगा कि भाई साहब अगर एक क्या है, लिफ्ट है, लिफ्ट में अगर आप ऊपर जाते हो ए एक्सेलरेशन से तो आपका जी इफेक्टिव कितना हो जाता था? जी प्लस है। ठीक है ना, जी इफेक्टिव जी प्लस है। वैसे ही अगर लिफ्ट में होते थे और अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो लिफ्ट तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता था आपका? जी माइनस है। उसी टाइप से अपने पास कि भाई साहब एम जी ऐसे लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा उसको मैं एम जी इफेक्टिव बोल रहा हूं। ठीक, इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या बोल रहा हूं मैं? एम जी इफेक्टिव। हमें रिजल्टेंट से मतलब नहीं, हमें सिर्फ जी इफेक्टिव से मतलब है। तो ये एम 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 उड़ा दो। ठीक है, तो भैया जो जी इफेक्टिव आएगा वो किस किस की वजह से आएगा? जी और ओमेगा स्क्वायर के रिजल्टेंट की वजह से, जी और ओमेगा स्क्वायर के रिजल्टेंट की वजह से। ठीक, अब सर जी ऐसे लग रहा है, ओमेगा स्क्वायर ऐसे लग रहा है, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मैं लिख लूंगा, क्योंकि एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, अगर उनके बीच का एंगल पता चल जाए फिर तो भाई जी इफेक्टिव तो लिख ही लूंगा। ठीक है, तो देखो भाई साहब एंगल कैसे फाइंड करेंगे सर? अपने को यह पता होगा कि भाई साहब ये तो रेडियस है अर्थ का आर, ये एंगल अपने को दे रखा होगा थीटा, ये अपने को एंगल दे रखा होगा सवाल में, ये एंगल जरूर दे रखा होगा सवाल में कि भाई साहब ये जो आदमी है इसको अगर आप ऐसे जोड़ो सेंटर से, ये तो हो गया रेडियस, और ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। समझ लग रही है बात? ये एंगल क्या है? थीटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब सर अगर ये एंगल थीटा तो अपने पास ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी से समझ आ रहा होगा सबको? समझ आ रहा है ना? कितना हो जाएगा सर? हमें तो ये एंगल देखना है ना, बस ये वाला। भाई साहब खुद सोचो, जी और ओमेगा स्क्वायर आर के बीच में एंगल देखना है, जी और ओमेगा स्क्वायर आर के बीच में एंगल देखना है। तो सर ये रहा, इस साइड अपना है ओमेगा स्क्वायर आर, इस साइड है अपना जी, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो सर यही रहा। अगर सर ये एंगल है अपने पास थीटा, अगर ये एंगल है अपने पास थीटा, ये वाला एंगल है अपने पास थीटा, क्योंकि ये अगर थीटा था ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर? टोटल 180, तो थीटा माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो एंगल हो जाएगा इनके बीच में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो बेटा, हम लोगों ने नेट फोर्स नहीं निकालनी, मैं नेट एम जी इफेक्टिव निकाल रहा, हमें तो जी से मतलब है ना, जी इफेक्टिव। तो एम को भूल जाओ, एम को उड़ा दो, कोई काम का ही नहीं है एम। ठीक है, अगर आपसे नेट फोर्स पूछे तो जी इफेक्टिव तो आप निकाल ही लोगे, उसमें एम से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो भाई साहब जी ऐसे लग रहा सर, ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे लग रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट जी और ओमेगा स्क्वायर आर का रिजल्टेंट जी इफेक्टिव कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, एम को हटा दिया मैंने। अब सर जी ऐसे, ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर? जी इफेक्टिव होगा अपने पास अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी जी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। तो ए क्या हो गया? जी हो गया, बी वेक्टर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर 2ab और कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है सर? 180 डिग्री माइनस थीटा। चलो सॉल्व करो, अब तो समझ आ गया होगा कैसे करना है। अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो एक तरह से ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा अपने पास, ओमेगा की पावर 4 आर का स्क्वायर प्लस 2 जी ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो एक चीज देखो, इस आर को क्या लिखते हैं सर? ये आर कितना होगा? ये जिस सर्कल में घूम रहा है लड़कवा अपना, ये जो लड़कवा है, ये जो लड़का है पिंक कलर का, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो भाई कुछ तोप नहीं है अपने पास, कुछ तोप नहीं है। देखो कौन सा कलर ले, हम तो आधे टाइम कलर में ही रह जाते हैं, कौन सा कलर लिया जाए? अपना कलर बनाए कोई बढ़िया सा, ये सही। ठीक है, अब देखो सर ये तो है अपने पास आर, ठीक है, ये एंगल है थीटा, सर ये आर है, ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा सर? ये एंगल है सर, ये है अपने पास आर,
ये चीज आपको आर दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है आर आपको, ठीक है, ये अपने को आर दिखाई पड़ रही है, ये है एंगल अपने पास थीटा, तो ये आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आर कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। समझ लग रही बात बेटा, ये अपने पास आर, ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है अपने पास, आर कॉस थीटा है, ठीक है भाई साहब। तो स्मॉल आर की वैल्यू डाल दो, कैपिटल आर कॉस थीटा, यहां पे भी डाल सकते थे लेकिन मैंने डाली नहीं, अभी बताऊंगा क्यों। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा। अब देखो बेटा, ध्यान देना मेरी बात का, ध्यान देना मेरी बात का, मैंने अभी आपको सिखाया कि ओमेगा क्या है, बहुत कम, 2π/24 × 60 × 60, बहुत कम। तो बेटा अगर कोई चीज बहुत कम होती है, उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, उसकी पावर कर दो, तो और कम हो जाती है। जैसे कि 0.2 का स्क्वायर करोगे, कोई भी चीज जो कि बहुत छोटी होती है, जैसे डेसिमल में है 0.2 0.3, उसका स्क्वायर कर दो तो और छोटा हो जाता है। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 0.04, और छोटा हो गया। 0.2 को क्यूब कर दोगे तो और छोटा, ठीक है ना, 0.008 बन जाएगा। तो यानी कोई चीज अगर छोटी हो, उसको स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, और छोटी जाती है। तो वैसे ही ओमेगा तो छोटा है बहुत, देखो कुछ पॉइंट्स में आएगा अपने पास, डेसिमल में आएगा, उसकी पावर आपने क्या कर दी, 4 कर दी, तो और खत्म। इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, लो भाई निग्लेक्ट कर दिया। अब क्या बचा सर, ये और ये बचा। अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर मैंने यहां पर क्यों नहीं निग्लेक्ट किया ओमेगा का स्क्वायर। देखो बेटा अभी बता रहा हूं क्यों नहीं किया, आएगा अभी आगे। देखो तो अपने पास क्या निकल के आ गया, जी इफेक्टिव कितना निकल के आ गया, जी इफेक्टिव आ गया √ऑफ जी का स्क्वायर, ठीक है। और इधर देखो माइनस कॉस थीटा था, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूं, -2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये आया। इतनी चीज क्लियर है, ये चीज समझ लग रही बात, ठीक है। अब देखो ये चीज ओमेगा स्क्वायर भी छोटा है, ओमेगा स्क्वायर भी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैं 0 ले लूं। ओमेगा की पावर 4 बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा, तो उसको मैं करीब करीब 0 ही ले सकता हूं, ठीक है ना, ले सकता हूं। ओमेगा स्क्वायर छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि आप इसको 0 ले लो, ठीक है। लेकिन ओमेगा की पावर 4 बहुत ही ज्यादा छोटा आ जाता है, मतलब देखा गया है कि आप ओमेगा की पावर 4 करो ना तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। अगर आप देखोगे पहले तो यही खुद डेसिमल में आएगा, बहुत गंदा सा कुछ 0.00 समथिंग करके आएगा, उसकी पावर 4 कर दोगे तो मर ही जाएगा ना एकदम, तो आप निगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ओमेगा का स्क्वायर कुछ उसके अंदर जान बचेगी, इसलिए हम लोगों ने उसको 0 नहीं लिया। लेकिन हमको ये तो पता कि ओमेगा का स्क्वायर है छोटा, भले थोड़ी बहुत पिद्दी सी जान बची है लेकिन है, लेकिन इतना तो पता कि छोटा है। उसी छोटेपन का इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कैसे सर, देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, इसमें से जी कॉमन निकाल लूं, देखो जी कॉमन निकालूं, या ऐसा करता हूं जी से बढ़िया मैं क्या कॉमन निकालूं, जी स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, इस पूरे में से जी स्क्वायर कॉमन निकाल लूं। तो सर कैसे निकालोगे, आप ऐसा करो ऊपर जी से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, और एक नीचे से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत, ऊपर जी स्क्वायर बन गया, नीचे जी बन गया। अब जी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो जी स्क्वायर जब कॉमन निकाल लोगे रूट से, तो बाहर क्या आ जाएगा अपने पास, जी आ जाएगा। भाई जब जी स्क्वायर कॉमन निकालोगे रूट से तो बाहर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अंदर क्या आ गया, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर बाय जी आर कॉस थीटा की पावर 1/2, रूट को मैंने ऐसे 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, जी बाहर आ गया, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर बाय जी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि ओमेगा स्क्वायर छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि उसको 0 मान लूं, जैसे ओमेगा की पावर 4 में किया, लेकिन है तो छोटा। अब अपने को पता है कि ये वाली चीज सर, ये वाली चीज है तो छोटी, है तो छोटी, डेसिमल में आएगी कुछ, ओमेगा खुद ऐसे 0.00 समथिंग करके आ रहा है, तो ओमेगा का स्क्वायर तो और खत्म, ठीक है। तो अपने को याद करो एक प्रॉपर्टी होती थी 1 + x की पावर n में, अगर x क्या हो, छोटा हो किससे, 1 से, तो इसको हम लोग 1 + n उछल के अंदर आ जाता था, 1 + nx लिख सकते थे। सेम चीज यहां पर है भाई, ये जो चीज है ये इससे छोटी है 1 से, ठीक है ना, ओमेगा का स्क्वायर हो रहा, डेसिमल का स्क्वायर करोगे और डेसिमल में चला जाएगा,
तो ये 1/2 उछल के अंदर आ सकता है, मैं लिख सकता हूं। तो g इंटू 1 माइनस 2 1/2 उछल के अंदर आ गया, ओमेगा स्क्वायर जी आर कॉस थीटा। ठीक है भाई साहब, तो 2 से 2 कट गया। अब जी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है सर जी, इस जी से ये जी कटेगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये आंसर। तो बेटा ये जो आंसर है ये है अपने पास इफेक्टिव जी, ये है उस जगह पर इफेक्टिव जी, यानी कि वहां का जी। ठीक है, या बोलो जी इफेक्टिव। अगर आपने नेट फोर्स देखनी है तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू जी इफेक्टिव रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी। लेकिन हमें तो जी इफेक्टिव से मतलब। तो देखो बेटा जो जी इफेक्टिव है वो अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या है देखो उसमें अर्थ की रोटेशन का ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना, अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, यानी कि अर्थ की रोटेशन की वजह से भी अपने पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बदलता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमको समझ आया कि अगर तो सर अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके रोटेट करने की वजह से भी, उसके रोटेट करने की वजह से भी अपने पास क्या होता है, जो अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करती है, बदलती है। ठीक, तो सर ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप अलग अलग थीटा रखोगे तो अपने पास अलग अलग जी इफेक्टिव आएगा। ठीक, जैसे कि अगर मैं थीटा को क्या रख दूं, सर थीटा को अगर मैं रख देता हूं 0 डिग्री, थीटा को अगर 0 डिग्री रखोगे तो आप किसकी बात कर रहे हो, एक तरह से इक्वेटर की बात कर रहे हो, इक्वेटर ही तो है थीटा को। ये जो थीटा है अपने पास, ठीक है ना, ये जो थीटा है इसको अगर आप 0 डिग्री रख दोगे, यानी कि आप ऐसे इसकी बात कर रहे हो, इक्वेटर पे बात कर रहे हो, यानी कि आप इक्वेटर पे बात कर रहे हो। किस पे बात कर रहे हो, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे अगर आप बात करोगे, थीटा को अगर आप 0 रखोगे तो cos 0 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं तो किस पे पहुंच जाएंगे हम लोग, सर पोल्स पे पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे, पोल्स पे। कैसे, कैसे सर, देखो थीटा को क्या रख दो, 90 डिग्री रख दो। थीटा को अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो 90 डिग्री पे क्या मिलेगा, पोल मिलेंगे ना, नॉर्थ पोल, पोल्स पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो थीटा को अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे भाई, आप पहुंच जाओगे पोल पे। किस पे, पोल पे, पोल पे जाके बैठ जाना। ठीक है, तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, पोल पे। तो देखो थीटा को अगर 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 0, तो ये चीज 0 ही हो गई। तो जी इफेक्टिव कितना रहेगा, सर जी इफेक्टिव जी के बराबर ही रहेगा। इसका मतलब, इसका मतलब पोल ऐसी जगह है, पोल ऐसी जगह है जहां पर अर्थ के रोटेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि क्योंकि सर भले अर्थ रोटेट कर रही है, उसमें ओमेगा स्क्वायर आर है, लेकिन यहां पे जैसे 90 रखा है तो सन्नाटा हो गया टर्म। तो पोल पर जो जी इफेक्टिव है वो जी के बराबर ही है। ठीक है ना, यानी कि पोल एक ऐसी जगह है जहां पर अर्थ के रोटेट करने की वजह से उसके जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पोल एक ऐसी जगह है जहां पर अर्थ या कोई भी प्लेनेट के रोटेट करने की वजह से फर्क नहीं पड़ता उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो आपसे एक सवाल पूछा जाए, सर इक्वेटर पे जी इफेक्टिव आया, ये पोल पे आया, ये किसका ज्यादा है, सर इक्वेटर का जी इफेक्टिव कम है और पोल का जी इफेक्टिव ज्यादा है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर ज्यादा है, सर पोल पे ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है। इक्वेटर देखो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और यहां पे क्या है, जी है, तो कहां पर ज्यादा है, सर ज्यादा है अपने पास पोल पर। तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि अगर हमें रॉकेट छोड़ना होगा, अगर हमें रॉकेट छोड़ना होगा तो एक चीज बताओ, हम लोग कहां से छोड़ेंगे, इक्वेटर से छोड़ेंगे जाके कि पोल से छोड़ेंगे, इक्वेटर से छोड़ेंगे जाके कि पोल से, सर ऑब्वियस सी बात है हम लोग छोड़ेंगे इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर पे जो जी इफेक्टिव है वो क्या है, कम है। अगर जी इफेक्टिव कम है तो धरती माता जिस नेट फोर्स से खींच रही होंगी, किस नेट फोर्स से खींच रही होंगी, जी इफेक्टिव इंटू एम कर दोगे, यही तो नेट फोर्स हो गई भाई। एम जी और एम ओमेगा स्क्वायर आर का जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया ये तो यही हो गया। इसी से तो अब
खींच रही होंगी, ठीक है। तो धरती माता जिस नेट फोर्स से खींच रही होंगी वो किधर ज्यादा होगी सर? जिधर पे जी इफेक्टिव ज्यादा होगा। जी इफेक्टिव कहां पे ज्यादा है? पोल पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। तो इसका मतलब पोल पे धरती माता ज्यादा खींचेंगी, इक्वेटर पे कुछ कम शक्ति से खींचेंगी। तो आप ऑब्वियस ही बात अपना रॉकेट कहां से छोड़ोगे? इक्वेटर से छोड़ोगे भाई साहब। मजे से चला जाए, धरती माता ज्यादा ना खींचे, चला जाए ऊपर। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि इक्वेटर से छोड़ेंगे रॉकेट को कि पोल से, तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए सर? पोल से कि इक्वेटर से? इक्वेटर से, ठीक है ना। ये नहीं कि सर हमारे घर से, ठीक है, दिवाली में छोड़ेंगे घर से अपने रॉकेट, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए रॉकेट कहां से छोड़ा जाए, तो हमेशा कहां से छोड़ते हैं हम लोग? इक्वेटर से छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पे जी इफेक्टिव कम होता है, ठीक है। तो ये था अपने पास क्या? अर्थ की रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। अब बेटा ये जो थीटा है ना, जो थीटा, ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये अगर वेरी करेगा, ये एंगल अगर वेरी करेगा तो अपना जी इफेक्टिव भी क्या करेगा? वेरी करेगा। जी इफेक्टिव सबसे कम होता है इक्वेटर पे, सबसे ज्यादा होता है पोल पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक जल्दी से लल्लू सा क्वेश्चन कर लो। क्या है क्वेश्चन? आया है एम्स 2012 में, ठीक है ना। इफ द अर्थ स्टॉप्स मूविंग अराउंड इट्स पोलर एक्सिस, then what will be the effect on the value of g for body placed at the south pole? अगर धरती घूमना बंद कर दे, धरती घूमना बंद कर दे, तो जो अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, या बोल लो कि जो जी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कहां पर? जो साउथ पोल पर है, यही तो है। तो सर एक चीज बताओ, अभी मैंने बताया पोल्स पर कि पोल्स पर अर्थ की रोटेशन की वजह से वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां का तो जी इफेक्टिव जी ही होता है। तो धरती चाहे घूम रही हो चाहे घूमना बंद कर दे, उसका तो जी इफेक्टिव क्या रहेगा हमेशा? उसका तो जी इफेक्टिव हमेशा क्या रहेगा सर? जी ही रहेगा ना। उसका तो जी इफेक्टिव हमेशा क्या रहेगा? जी रहेगा, धरती घूमे चाहे ना घूमे। तो इसका मतलब अगर धरती घूमना भी बंद कर दे तब भी उसके जी इफेक्टिव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी उसका जी इफेक्टिव रिमेन्स विल सेम, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या रहेगी? जी ही रहेगी, यानी कि सेम रहेगी। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है भाई साहब। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है अपने पास? नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती थी कि कोई भी भाई अपना मास क्या करता है, अपने एक इलाका बताता है, तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे थे, ठीक है। और उस इलाके में अगर कोई दूसरा मास आता है तो उसके ऊपर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इतनी चीज पढ़ ली थी हम लोगों ने, ये चीज पढ़ ली थी हम लोगों की, नहीं पढ़ी थी, ठीक है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर अपने पास कहीं पर भी ग्रेविटेशन फील्ड प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है, ग्रेविटेशन फील्ड प्रेजेंट है, समझो ई, और ये जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी ये किसी भी मास की वजह से हो सकती है, जो मास के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। किसी भी मास के भी हो सकती है जिसके बारे में हमको नहीं पता। क्या पता एक मास की वजह से हो, क्या पता बहुत सारे मासेस की वजह से हो, जिसकी वजह से भी हो, बस हमको इतना पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है ई, ठीक है। और इस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर एक अगर हम लोग एम नॉट मास रखते थे, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशन फील्ड ई है ये इस एम नॉट मास की नहीं है, इस एम नॉट मास की नहीं है, ये कोई भी मासेस होंगे कहीं पर भी रखे होंगे उनकी वजह से ये ग्रेविटेशन फील्ड ई है। तो इस एम नॉट मास के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स लगेगी एम नॉट मास के ऊपर इस ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से, वो क्या लगेगी? एम नॉट इंटू ई लगेगी, और डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है ना, डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी कि इसी डायरेक्शन। समझ लग रही है बात? इतना बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। तो एक बच्चे ने शायद से मेरे से पूछा था कमेंट सेक्शन में डाउट, तो मैंने बता दिया। ये जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो हमारे पास, ग्रेविटेशन फील्ड है ये जो हमारे पास है, इस एम नॉट मास की वजह से नहीं, एम नॉट मास प्रेजेंट है इस ग्रेविटेशन फील्ड में, क्योंकि और किसी मासेस की वजह से होगी ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। वो मासेस कहां है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो फोर्स आएगी इस एम नॉट मास के ऊपर, हमें तो फोर्स देखनी है एम नॉट मास के ऊपर, वो जाएगी एम नॉट इंटू, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो हम लोगों ने बातें करी थी। अब अपने पास एक चीज आती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। बेटा जैसे यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ रहा है वैसे ही अपना 12th में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। आपको यहां पर कोई भी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है,
आपके पास 12th क्लास में डेरिवेशन है, आपके बोर्ड में आएंगी, आपको खुद लिख लिख कर करनी है बोर्ड के लिए, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो भाई साहब देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम लोग डिनोट कर देते हैं P से, ठीक है। अब सर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? जैसे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, E क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी, अपने पास E वेक्टर करते थे। वैसे हमारे पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब सर होता क्या है ग्रेविटेशन पोटेंशियल? बेटा अगर तो अपने पास कोई भी एक पॉइंट मास है, कोई भी एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, ठीक है, उसकी वजह से अगर अपने को किसी भी डिस्टेंस r पर, किसी भी डिस्टेंस r पर अगर हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट मास m की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो वो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो होता है अपने पास माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर। आप कहोगे सर माइनस क्यों? बेटा माइनस होता है यहां पर, रीजन ये है क्योंकि भाई साहब यहां पर जो ये फील्ड बनाता है वो क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, इसकी वजह से यहां पर क्या आता है, ये नेगेटिव साइन आता है। जब आप इसकी प्रूफ करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि सर माइनस क्यों है, ठीक है। तो याद रखना इसका जो पोटेंशियल होता है अपने पास, कोई भी m मास है उसका r डिस्टेंस की दूरी पर जो अपने पास पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस जी इंटू एम बाय आर, माइनस जी इंटू एम बाय आर। कहीं कोई डाउट? ठीक है, वैसे तो इसका प्रूफ नहीं है अभी, इसका प्रूफ नहीं है क्योंकि इसका प्रूफ आप लोगों ने 12th क्लास के पहले चैप्टर में करना है, जरूरी है, करना ही करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते वहां से, बोर्ड में आता है, ठीक है। तो तब भी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत बता सकता हूं क्या है, या तो मैं प्रूफ ही करा देता हूं क्या ही जाता है, तुम भी क्या याद रखोगे। तो अगर अपने पास कोई पॉइंट मास है m, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो वो हो जाएगा अपने पास माइनस जी एम बाय आर। अब सर ये आया कैसे, आया कैसे? देखो बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल आया कैसे सर, ये माइनस जी एम बाय आर आया कैसे? ये बेटा कैसे आया देखना, समझो अपने पास ये, अब मैं प्रूफ करा रहा हूं कैसे आया। समझो ये m पॉइंट मास था, इससे r डिस्टेंस की दूरी पर हमको फाइंड करना था, v कितना होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड करना था। तो सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी से एक m नॉट मास को, एक m नॉट मास को, एक m नॉट मास को, बहुत छोटा कोई m नॉट मास होगा, ठीक है, बहुत छोटा कोई m नॉट मास होगा, उसको लेकर आऊंगा, उसको लेकर आऊंगा कहां से कहां तक सर, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, इंफिनिटी से इस पॉइंट। देखो प्रूफ देखो क्या है, अपने को इस मास की वजह से, इस पॉइंट मास m की वजह से इस पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, जो कि हमको पता है सर ये आंसर आएगा। अब मैं बता रहा हूं कि प्रूफ कैसे। तो प्रूफ के लिए क्या करोगे आप इंफिनिटी से एक कोई भी बहुत छोटा सा मास m नॉट लेके आओगे, कहां तक लेके आओगे सर, जिस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट तक ले। तो सर उससे क्या होगा बेटा, जब आप मास को लेके आओगे, जब आप मास को इंफिनिटी से यहां तक लेके आ रहे होगे, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। सर क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये वाला जो मास है, ये वाला जो मास है, ये इस m नॉट मास को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। m नॉट मास को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आप जब यहां से लेकर यहां तक आओगे m नॉट मास को लेकर, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही जो वर्क है, वही जो वर्क है, जो भी आप वर्क करोगे, समझो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, समझो मैं लेके आ रहा हूं या कोई भी इंसान लेके आ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट है, इंफिनिटी से लेकर यहां तक लेके आ रहा है m नॉट मास को, जो भी उसने वर्क किया होगा इंफिनिटी से लेकर, इंफिनिटी वाले पॉइंट को क्या बोल देता हूं मैं, कुछ समझो
बी पॉइंट बोल देता हूं, इस पॉइंट को बोल देता हूं कुछ ए पॉइंट। तो बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जो भी उसने वर्क किया होगा, ठीक है ना, बी टू ए, उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? जिस मास को लेकर आए हो, एम नोट को। क्यों सर किया? क्योंकि ये एम नोट हमने माना था, इसको हटाना भी तो है, ठीक है। कैसे हटाएंगे सर? क्योंकि जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालोगे ना, तो उसमें एम नोट आ रहा होगा, तो अगर आप एम नोट से डिवाइड कर दो तो एम नोट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से माना ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लो, कहां से कहां तक? बी से लेकर ए तक, कि सर एम नोट मास को इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाने में जो भी वर्क हुआ उसको एम नोट से डिवाइड कर देना। तो सर क्या आ जाएगा अपने पास? ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा? नहीं, उधर से जो अपने पास आएगा वो आएगा अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये जो चीज आएगी अपने पास, ये आएगा VA माइनस VB, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर हमें तो क्या फाइंड करना था? हमें तो फाइंड करना था ग्रेविटेशन पोटेंशियल। आप तो बोल रहे हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते। कैसे सर? अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमको, और मुझे अगर बी पॉइंट का, आप बी पॉइंट का आप पोटेंशियल बता दो, बी पॉइंट का आप मेरे को ग्रेविटेशन पोटेंशियल बता दो, तो ए पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा ये नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते ना। देखो भाई, अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लूं बी से ए, यहां से यहां तक कितना वर्क लगा, उसको एम नॉट से डिवाइड कर दूं, तो अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं आएगा। क्या आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है, VA निकालना है, तो कैसे करूं? सर ये तो पता चल गया, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, लेकिन फायदा तभी होगा जब ये पता हो। तो सर ये कितना होगा? ये कितना होगा? बेटा जो बी वाला पॉइंट है वो इंफिनिटी पे है। बी वाला पॉइंट क्या है? इंफिनिटी पे है। और इंफिनिटी पे हम लोग जो पोटेंशियल मानते हैं वो क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। इंफिनिटी पोटेंशियल क्या मानते हैं हम लोग? जीरो मानते हैं। तो इसलिए अगर मैं इसको क्या कर दूं? जीरो कर दूं, तो अपने आप VA किसके बराबर हो जाएगा? इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसी के बराबर हो जाएगा। जैसे याद करो, आप लोग क्या करते थे? रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते थे? जीरो मानते थे। उसी तरह हम लोग इंफिनिटी पे पोटेंशियल को क्या मान रहे हैं? जीरो मान रहे हैं। इंफिनिटी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल को क्या मान रहे हैं? जीरो मान रहे हैं। तो अगर मैं इंफिनिटी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल को जीरो मानूंगा, तो अपने आप VA निकल के आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अरे समझ आया? तो सर निकालने का तरीका क्या हुआ? ये तो समझ आ गया कि सर VA माइनस VB इसके बराबर होगा, VB आपने जीरो कर दिया तो VA डायरेक्टली इसके बराबर हो गया। तो मतलब हमको यही फाइंड करना बेसिकली। इतना समझ आया आपको? एक तरह से प्लॉट समझ आया कि हम करने क्या जा रहे हैं। प्लॉट समझ आया, ठीक है। अब प्लॉट समझ आ गया, अब पिक्चर चलाते हैं भाई साहब। देखो भाई क्या करेंगे हम लोग? इस एम नॉट मास को इंफिनिटी से लेकर यहां तक ला रहे हैं। समझो कभी वो रास्ते में होता, यहां पर होता, कहीं रास्ते में, ये एम नॉट मास रास्ते में होता, कितनी दूरी पर होता सर? मान लेते हैं x की दूरी पर होता। कितनी दूरी पर होता सर? x की दूरी पर होता। इस m मास से x की दूरी पर होता। हमें लाना तो कहां से? इंफिनिटी से r की दूरी पे लेके आना है। लेकिन बीच में कभी रास्ते में था, कितनी दूरी पे था? x की दूरी। तो एक चीज बताना कि भाई साहब ये m मास इस m नॉट मास को किधर खींच रहा होगा? भाई ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो ऐसे खींच रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स है FG से। FG क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो सर लेके तो इसको एक्सटर्नल एजेंट आ रहा है, फिर एक्सटर्नल एजेंट का काम क्या है जब ग्रेविटेशन फोर्स खुद ही खींचे ले रही है? बेटा एक्सटर्नल एजेंट पता क्या कर रहा होगा? पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। सर ये क्यों? ये क्यों एक्सटर्नल एजेंट पीछे की तरफ क्यों फोर्स लगाएगा? भैया ये तो बहुत आसान सी चीज है, यहां से छोड़ दो, ये तो मास खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा, वो खिंचा चला आएगा यहां तक। एक्सटर्नल एजेंट लेके आ रहा है। कैसे लेके आ रहा है? स्लोली स्लोली। कैसे लेके आ रहा है? स्लोली स्लोली। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी काम किया वो बेसिकली इसको यहां से लेकर यहां तक स्लोली स्लोली लाने में किया, ठीक है ना। वो लेके आया है कहां से कहां तक? इंफिनिटी से यहां तक। तो समझ आया ना? वरना तो बेटा इसको यहां से छोड़ दो, थोड़ा धक्का देके छोड़ दो, अपने आप ही खींच लेगा। ये जो एम मास है ये तो अट्रैक्टिव फोर्स दे रहा है, इसको थोड़ा सा धक्का मार के छोड़ दो, एक्सटर्नल एजेंट की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही खींच लेगा यहां से लेकर यहां तक।
एक्सटर्नल एजेंट की क्या जरूरत है? एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली लेके आ रहा है। स्लोली स्लोली का मतलब क्या है कि हर इंस्टेंट पर नेट फोर्स क्या है, इस एम नॉट मास के ऊपर 0 है। अब क्योंकि सर एम मास तो खींच रहा है, इसकी फोर्स का तो कुछ कर नहीं सकते, तो एक्सटर्नल एजेंट जानबूझकर हमेशा अपनी फोर्स को इस हिसाब का बनाता है ताकि इसके इक्वल हो जाए और नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। यानी कि ऐसे समझो कि भाई साहब ये पेन है, ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन समझो एम नॉट मास है, इसको कोई उधर से खींच रहा है और मैं भी इधर से खींच रहा हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो मैं बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जा रहा हूं ताकि हर बार क्या हो, नेट फोर्स 0। समझ पा रहे हो? एक्सटर्नल एजेंट के पास इतना ही काम है ताकि वो स्लोली स्लोली इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचा दे, क्योंकि अगर एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता तो ये जो पेन ऐसे स्विंग करके पहुंच जाता। समझ लग रही है बात? क्योंकि मास खींच लेता। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट का काम ये ऐसे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये भी उधर इतनी फोर्स लगा रहा है जितनी फोर्स उधर से लग रही है, ये बहुत धीरे 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 लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 वेलोसिटी से, मतलब बहुत स्लोली पहुंच रहा है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? समझ आया एक्सटर्नल एजेंट का काम क्या है? अब इस एक्सटर्नल एजेंट का काम तो निकाल ही लें, एक्सटर्नल एजेंट का काम तो निकाल लें, तो सर एक्सटर्नल एजेंट का काम क्या हो जाएगा सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा सर? वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेस तो किधर कर रहा है? इधर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो किधर है सर? इधर है। मान लेते हैं कि बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करी dx, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करी ऐसे, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट करी बहुत छोटी सी dx, ठीक है। तो भाई साहब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? फोर्स उसकी सर उधर है और डिस्प्लेसमेंट dx इधर है। सर फोर्स उसकी उधर है, डिस्प्लेसमेंट dx इधर है, तो क्या हो जाएगा अपने पास सर? माइनस ऑफ फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट और dx इंटू कॉस 180 आता। भाई साहब इंटू कॉस 180 आता कि नहीं आता, पहले बताओ। कॉस 180 आता? कॉस 180 आता? चलो पूरा लिख देते हैं वरना तुम लोग तो चमका ही नहीं। वगड़े में एक्सटर्नल एजेंट क्या होता? मॉड एफ एक्सटर्नल मॉड dx कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्यों सर? एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वगड़न क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो मॉड एफ एक्सटर्नल मॉड dx कॉस 180 डिग्री, ठीक है ना। तो मॉड एफ एक्सटर्नल मॉड dx और कॉस 180 क्या होता? -1 होता, तो माइनस आ गया। इतना समझ आया? देखो समझते जाना बेटा, बहुत जरूरी है। अब एक चीज समझना, यहां पे तो माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। अब एक चीज समझना, मेरी बात को ध्यान से गौर देना, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा किसके बराबर है? ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर। तभी तो नेट फोर्स 0, तभी तो स्लोली स्लोली लेके आ रहा है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर? ग्रेविटेशन फोर्स यहां पे लिख सकता हूं। भाई एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? ग्रेविटेशन फोर्स। बेटा इसका प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन अब मैंने क्योंकि पंगा ले लिया तो मैं कर ही देता हूं, जबकि इसका प्रूफ आपको 12th क्लास के पहले चैप्टर में आएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा सर? माइनस तो लगा हुआ है, एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर लिख सकते हो आप किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो dx। अब देखो, अब देखो, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेविटेशन फोर्स का? सर ग्रेविटेशन फोर्स तो हम लोगों ने सीखी थी, ग्रेविटेशन फोर्स होती है अपने पास, ये तो होती है अपने पास g m1 m2 बाय r का स्क्वायर। तो सर g तो ये हो गया m1, हो गया स्मॉल मास m, m2 हो गया m नॉट डिवाइडेड बाय उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। सर कितना डिस्टेंस है सर? x का डिस्टेंस उनके बीच में, x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ये मैंने इसको लिखा ग्रेविटेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड को। अब सर मॉड dx है, अब ध्यान देना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे को डेरिवेशन समझ नहीं आती। सर मॉड dx जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैग्नीट्यूड को क्या लिखूंगा मैं? सिंपल dx लिखूंगा कि कि माइनस dx लिखूंगा? बताओ।
ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, अभी तक सब चमक रहा होगा, सारी दिक्कत यहीं पर आती है। 12th क्लास में करोगे सब कुछ समझ आ जाएगा, सारी दिक्कत यहां पे आएगी मॉड डीएक्स में, मॉड डीएक्स में। ठीक है, अब मॉड डीएक्स को सिंपल में डीएक्स लिख दूं या माइनस डीएक्स लिखूं? जल्दी बताओ, डीएक्स लिखूं कि माइनस डीएक्स लिखूं? डीएक्स लिखूं तो क्यों डीएक्स लिखूं, माइनस डीएक्स लिखूं तो क्यों माइनस डीएक्स लिखूं? बेटा एक चीज बताओ, जो डीएक्स है, डीएक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डीएक्स डिस्प्लेसमेंट है ना। अब एक चीज बताओ, डीएक्स का मतलब क्या होता है? चेंज। डी का मतलब होता है चेंज, जैसे डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वैसे डी का मतलब भी होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे डेल्टा वाला चेंज हो चाहे डी वाला चेंज हो। अब डीएक्स है, डीएक्स का मतलब क्या हो गया? फाइनल चेंज माइनस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा हो चाहे डी हो, डेल्टा हो चाहे डी हो, उसका मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जो डीएक्स है अपने पास, डीएक्स है वो स्मॉल चेंज को बताएगा, जैसे डेल्टा बड़े चेंज को बताता था, फाइनल माइनस इनिशियल कुछ बड़ा आता था, वैसे डीएक्स क्या होता है अपने पास? स्मॉल चेंज को बताता है, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो बताओ डीएक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? बेटा नेगेटिव आएगी, क्योंकि क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये लगातार कम होता चला जा रहा है ना, यहां से इसकी दूरी लगातार कम होती चली जा रही। तो डीएक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर डीएक्स नेगेटिव है। तो याद करो, याद करो, आपको मॉड में अगर आपने कभी पढ़ा है कि अगर तो मॉड एक्स है, बेटा जो मॉड एक्स है ना, ये मॉड एक्स दो तरीके से खुलता है। अगर तो एक्स अंदर पॉजिटिव है, अगर एक्स अंदर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स को एक्स ही लिख देते हैं, लेकिन अगर एक्स अंदर नेगेटिव है तो मॉड एक्स पता कैसे खुलता है? माइनस एक्स से। कैसे खुलता है? माइनस एक्स से। समझ लग रही बात? बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि समझना, अगर मॉड 2 है तो अंदर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सिंपल 2 ही हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर -2 होता तब तो पता क्या होता? ये अपने आप 2 कैसे बनता है? पता कैसे बनता है ये 2? आप क्या करते हो, इसको खोलते पता कैसे? माइनस लगा के। कैसे खोलते हो इसको? माइनस लगा के। तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? +2। समझ आया? तो मॉड के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स सिंपल एक्स की तरह खुल जाता है। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है, अंदर वाली चीज क्या है? नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो माइनस लगा देते हैं, ताकि एक्स तो खुद में नेगेटिव है और ये नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बना दे। मॉड का काम ही पॉजिटिव बनाना होता है। जैसे कि यहां पे 2 खुद पॉजिटिव था तो सिंपल 2 आ गया, लेकिन -2 नेगेटिव था तो बाहर एक माइनस लग गया ताकि माइनस माइनस क्या बना? प्लस। सेम चीज यहां पर है, जो dx है वो अपने पास नेगेटिव है, क्योंकि लगातार डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। dx नेगेटिव है, dx क्या है? वेरी स्मॉल चेंज, वो नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि आप फाइनल यहां पे पहुंच रहे हो, इनिशियल यहां पे थे, तो फाइनल छोटा है, देखो फाइनल छोटा है यहां से यहां तक और इनिशियल बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आ रहा है ना, dx नेगेटिव आ रहा है। तो अब dx अगर अंदर नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा? माइनस से, तो माइनस dx आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये अगर नहीं समझ आती तो डेरिवेशन सिर्फ बच्चा रट के जाता है। अगर आपको मेरी बात यहां पे समझ आई है तो आपको 12th क्लास के जब फर्स्ट चैप्टर में आप डेरिवेशन करोगे तो आप खुद से कर पाओगे, 200 गारंटी। और ये डेरिवेशन आती है बोर्ड में 4 नंबर की, ठीक है ना, वरना तो बेटा आंसर तो अभी हम लोग इससे ही निकाल लेंगे, कोई फायदा नहीं इसका ये सब करने का। ठीक है, तो समझ आया ना कि मॉड dx को मैंने माइनस dx क्यों लिखा? क्योंकि dx नेगेटिव है, तो जब मॉड खुलता है तो माइनस लगा के खुलता है। अब देखो ये ऑलरेडी -1 था, ये वाला माइनस किसका था सर? cos 180 वाला माइनस था, ठीक है ना। और ये किसका माइनस सर? ये मॉड खुलने का माइनस है। तो अपने पास क्या आ गया? देखना मेरी बात को, तो अपने पास क्या आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया, माइनस पहले था gm/m0 बटा x², ठीक है ना, और एक माइनस dx, यही तो आया, यही तो आया, ठीक है। अब एक चीज बताना, क्योंकि क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी? बहुत छोटी थी, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्कडन भी क्या होगा सर? बहुत छोटा था। तो आप यहां पे dw लिख सकते हो, क्योंकि भाई जो वर्कडन एक्सटर्नल एजेंट वो भी बहुत छोटा सा, dw लिख दो, ठीक है ना, इसको dw लिख दो। बहुत छोटा सा डिस्प्लेस करोगे तो वर्कडन भी बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख दो? dw लिख दो।
क्या लिख दो, DW। ठीक, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो क्या निकालना है सर, इंफिनिटी से लेकर यहां तक आने में टोटल वगड़न कितना हुआ, ये तो निकालना है टोटल वगड़न। तो सर टोटल वगड़न के लिए क्या करना पड़ेगा, अब तो फील आ गई होगी, क्या करना पड़ेगा, उसे उठा के इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक सर, कहां से कहां तक सर, कहां से कहां तक सर, इंफिनिटी से लेकर आर तक। कहां से कहां तक आ रहे हैं सर हम लोग, इंफिनिटी से लेकर आर तक तो आ रहे हैं, कहां से कहां तक आ रहे हैं सर, इंफिनिटी से लेकर आर तक। इनिशियल पॉइंट था इंफिनिटी, फाइनल पॉइंट क्या है, आर। ठीक है, तो इनिशियल लिमिट हो जाएगी अपने पास इंफिनिटी, फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास, आर। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, GM_M0 बटा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इंफिनिटी से लेकर आर तक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा सर, GM_M0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर इंफिनिटी से लेकर आर तक। इतनी चीज क्लियर है बेटा। मैं सच बताऊं ना, ये वाली जो चीज मैंने बताई ना, अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं, बस करा देते हैं डेरिवेशन। समझ लग रही बात, अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी डेरिवेशन बुक में तो करा देते हैं कुछ भी भिड़ा बढ़ा के। अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट्स में बताना, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, मॉड dx को क्यों मैंने माइनस dx लिखा, क्योंकि भाई साहब dx नेगेटिव है। जब भी अंदर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो मॉड कैसे खुलता है, माइनस लगा के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी चीज है, याद रखना। तो भाई साहब इतना आपको क्लियर है। अब इंटीग्रेट ही तो करना है। 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है सर, ये होती है अपने पास GM_M0 माइनस 1/x होती है। एक बार आपने इंफिनिटी पुट करना है, एक बार आर। देखो आंसर आता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो GM_M0 एक बार क्या पुट करोगे, 1/∞ पुट कर दो, माइनस अंदर ले रहा हूं मैं, इंक्लूड कर रहा हूं, और एक बार 1/r। ठीक है, मैंने माइनस को लेके मैंने पूरा लिखा हुआ है। आप पहले एक बार 1/r पुट करना, फिर माइनस डाल के माइनस 1/∞ आ जाता, फिर माइनस अंदर लेते तो इस हिसाब से बन जाता अपने पास। तो हमको पता सर 1/∞ तो क्या होता है हमारे पास, 0 ही होता। तो आंसर कितना आ जाता, माइनस GM_M0 बटा आर। ये आ रहा है। ये तो क्या आया सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया। हमें तो क्या फाइंड करना था, हमें तो सर इस पॉइंट का यानी ए पॉइंट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड करना था। ठीक है, तो सर बी पॉइंट का तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो ए पॉइंट का किसके बराबर था, इसी के बराबर था। पहले वर्कडन निकाल लो, वर्कडन निकाल लिया, उसको m0 से डिवाइड कर दो। तो भाई साहब अपने पास ए पॉइंट का जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गया, क्योंकि बी पॉइंट का तो 0 ही था, इज इक्वल टू क्या आ गया, वर्कडन निकाल लिया, वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय m0। तो कितना आ गया सर, माइनस GM_M0 बटा आर। ये तो आ गया वर्कडन, उसको m0 से डिवाइड कर दो। m0 से देखो m0 कट गया, मैंने कहा था ना m0 हमने लिया है तो m0 से डिवाइड करके वो कट भी जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, माइनस GM/r। दिस इज आंसर। बेटा अगर आपको डेरिवेशन चमकी हो तो जरूर बताना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये डेरिवेशन लोग सिर्फ रट्टा मार के जाते हैं, क्योंकि उनको पल्ले नहीं पड़ती कैसे आई है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई 12th में मैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर है पहला, तो आपको वहां पे दिक्कत ना हो इसलिए मैंने पहले बता दी। वरना तो मैं ऐसे डेरिवेशन बोल के छोड़ देता, जैसे मैंने बाकी में छोड़ा कि डेरिवेशन या प्रूफ नेक्स्ट क्लास में आएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि यहां पे तुम फंसोगे आगे जाके, तो मैंने बता दी। ठीक है, तो अपने पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आया, देखो माइनस आ गया ना, मैंने बताया था, बोला था ना कि माइनस आता है। देखो माइनस आया, तो याद रखना ग्रेविटेशन पोटेंशियल जब भी आप लिखते हो तो माइनस साइन आता है, माइनस साइन आता है। इतनी चीज क्लियर है। चलो भाई साहब, तो उम्मीद है मेरा ये इतना बड़ा समझाना सफल रहा होगा। करीब करीब 15 मिनट लेके समझाया है। ठीक है, चलो, तो ये था अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो अपने को अब डेरिवेशन पे तो नहीं जाना, अपने को तो सिंपल पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है कि सर अगर अपने पास कोई भी पॉइंट मास होता है, ठीक है ना, पॉइंट मास होता है, उससे किसी भी डिस्टेंस r पर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है सर, माइनस GM/r। और सर ये माइनस GM/r क्यों हुआ, ये इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इसको ए पॉइंट मान लेते हैं,
ए पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर क्यों हुआ? क्योंकि इंफिनिटी पे हम लोगों ने क्या मान रखा है, समझो इंफिनिटी को बी पॉइंट मान लेते हैं, उस पर क्या मान रखा हम लोगों ने? जीरो मान रखा। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी रेफरेंस लाइन पर हम लोग अगर जीरो मानते थे, तो अगर एच हाइट ऊपर लेके जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? mgh हो जाती थी। ठीक है ना, समझ लग रही बात? तो जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करती थी, उसी तरीके से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, यानी कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई आर, ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आपने इंफिनिटी पे क्या ले रखा है। इंफिनिटी पे क्या ले रखा है? मैंने अगर इंफिनिटी पे जीरो ले रखा है, तो तभी इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहां पर क्या है? माइनस जी एम बाय आर है। याद रखना, क्योंकि आपने इंफिनिटी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो मान रखा है, ठीक है ना, एक तरह से रेफरेंस टाइप का मान रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने रेफरेंस टाइप में एक तरह से जीरो मान रखा है, तो यहां का क्या है? माइनस जी एम बाय आर। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब देखो क्या होता है अपने पास, ये चीज समझ आई हो अपने को तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये वाली स्लाइड की तो कोई जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, मॉड कैसे खुलता है, फालतू में टाइम वेस्ट है। अब देखो ये आ जाता है अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। अब सर अगर किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, अब सर एक मास नहीं, बहुत सारे मास है। समझो एक m1 मास है, इसकी दूरी r1 है, ये m2 मास है, इसकी दूरी r2 है, ये m3 मास है, इसकी दूरी r3 है। ऐसे बहुत सारे मासेस हैं, तो सर क्या होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल? कुछ नहीं बेटा, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि आप इंडिविजुअल सभी मासेस की वजह से निकाल लो और सबको क्या कर दो? उठा के ऐड कर दो। सबको क्या कर दो? उठा के ऐड कर दो। अब सर यहां पे उठा के ऐड करना और आसान पता क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर वेक्टर करना ही नहीं पड़ता, एंगल वेंगल देखना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, समझो ये ए पॉइंट है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? इसकी वजह से निकाल लो, यहां पर ये हो जाएगा माइनस जी एम वन बाय आर वन। ठीक है ना, फिर इसकी वजह से निकाल लो प्लस माइनस जी एम टू बाय आर टू, माइनस तो आता ही है ना, फिर इसकी वजह से निकाल लो प्लस माइनस जी एम थ्री बाय आर थ्री। अरे बात खत्म, सिंपल। तो अगर अपने को किसी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना हो, तो आप क्या करो? सिंपल करो काम। क्या करोगे आप? सिंपल काम, आप हर पॉइंट की वजह से इंडिविजुअल की वजह से निकाल लो और सबको उठा के ऐड कर दो। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बहुत सिंपली ऐड भी हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और बढ़िया समझ आएगा। आज क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया अपने पास। ठीक है, थोड़े से टफ भी लग सकते हैं आपको, क्योंकि मैंने जानबूझ के थोड़े से क्वेश्चन ऐसे चुने हैं ताकि आपका उससे थोड़ा सा दिमाग खुले, माइंड ब्रॉड हो। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपको 12th क्लास में भी आएगा, पहला चैप्टर बन के। ठीक है, जैसे कि फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल शोन। समझो अपने पास एक ट्रायंगल है, शो तो नहीं किया हुआ, मैं बना देता हूं। अपने पास ये ट्रायंगल है, उसके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, उसके सेंटर पर अपने को बताना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा। तीन मास है अपने पास, तीनों सेम है, और जो साइड है वो क्या है? ए है। क्या है? ए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ए। तो उसके सेंटर पे बताना है, इस जगह पे। हमको पता है कि जो सेंटर होता है वो हर कॉर्नर से बराबर दूरी पर, तो समझो एक्स की दूरी पर मान लिया हम लोगों ने। तो आप क्या करोगे? हर मास की वजह से इंडिविजुअली निकाल लोगे। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सेंटर इस मास की वजह से क्या होगा सर? माइनस जी एम बाय एक्स, प्लस इस मास की वजह से क्या होगा सर? माइनस जी एम बाय, दूरी कितनी है सर? एक्स। इस मास की वजह से कितना होगा सर? प्लस माइनस जी एम बाय एक्स। ठीक है ना, तो वीसी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस थ्री जी एम बाय एक्स। ठीक है, एक्स लिखना अब, क्योंकि ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सर ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? समझ लग रही बात? तो सर ये एक्स कैसे निकाला जाए? एक चीज बताओ सर, ये a बाई टू आधे आधे में बांटता है ना, a बाई टू, ये भी a बाई टू। ठीक है ना, a बाई टू,
इसको अगर ऐसे करोगे तो आधे आधे में बांटता है, a/2 सर x निकालना है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो अगर आप cos लगा लो, cos 30 डिग्री क्या होता है सर? cos 30 डिग्री होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि a/2 डिवाइडेड बाय x। cos 30 सर कितना होता है? होता है √3/2 इक्वल टू a/2 x, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? a/√3। अरे भाई साहब यही तो आ गई x की वैल्यू, समझ लग रही है बात? x की वैल्यू कितनी आ गई? a/√। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? उठा के पुट कर दो, तो vc कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट c, यानी सेंटर पे कितना हो जाएगा? -3gm, x की वैल्यू a/√3। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? -3√3 gm बाय, दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। बेटा इस तरीके से करते हैं सवालों को, इस तरीके से करते हैं सवालों को, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत देर से छोड़ रहा था क्योंकि मेरे को इसमें समझाना था, ठीक है? मुझे पता था क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल में मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा और ये आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलो देखो क्या क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सीख के जरूर जाना बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आज तक एक ही बार आया है। अब क्वेश्चन रिपीट होते हैं नीट में, अब क्वेश्चन रिपीट होते हैं नीट में, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाओ, बुद्धि खुलेगी। थोड़ी सी मैथ्स है लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए देखो पहले मैथ वाली चीज बता देता हूं। अगर तो अपने पास कोई इस टाइप की सीरीज है, यानी इस टाइप की चीजों का एडिशन है, जैसे एक नंबर है a प्लस एक नंबर है AR, एक नंबर है AR स्क्वायर, एक नंबर है AR क्यूब, ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके इंफिनिटी तक। अब सर ये कैसे नंबर है? बेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये कुछ है, इसको मान लो 1, ठीक है ना? इसको मान लो कुछ, क्या मानोगे इसको? 1/2 मान लो, ठीक है भाई साहब? इसको मान लो आप कुछ 1/4 मान लो, इसको मान लो कुछ 1/8 मान लो, ठीक है? तो अपने पास ये नंबर्स हैं, एक तरह से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल है अपने पास, ठीक है ना? ये वाला 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ऐसे सारे नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है इंफिनिटी तक। तो बेटा अगर अपने पास कुछ इस टाइप की चीज आती है, ठीक है, तो देखो अगर आप आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करते हो तो AR/A कितना आएगा? R आएगा। AR स्क्वायर बाय AR करेंगे तो भी अपने पास डिवाइड करके कितना आएगा? AR स्क्वायर को AR से डिवाइड करोगे तो भी आएगा R, AR क्यूब को AR स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो भी R। तो इस R को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। ये थोड़ी मैथमेटिकल चीज है, 11th क्लास में है, ठीक है? इसे R कहते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 1/2 आएगा। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 तो भी अपने पास 1/2 आएगा। 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 तो भी 1/2 आएगा। तो यहां पे अपनी कॉमन रेशियो क्या हो गई? ये हो गई 1/2 हो गई, कॉमन रेशियो 1/2 हो गई, यानी कि R एक तरह से क्या हो गया अपने पास? तो बेटा जब भी अपने पास इस टाइप की सीरीज आती है, इसको कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनफाइनाइट जीपी का जो आंसर होता है, यानी इसका जो सम आएगा, इस पूरे का जो सम आएगा, वो होता है अपने पास A/1 - R, A/1 - R, ये होता है। जहां पे R क्या है अपने पास? लेस देन 1। R क्या है? लेस देन 1। R की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है? देखो यहां पर भी देखो R क्या है अपने पास? 1/2, 1 से छोटा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा अपने पास A/1 - R आना चाहिए। A की वैल्यू क्या है सर? A तो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है A, वो 1 है, अपॉन R की वैल्यू क्या है सर? 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 1 - 1/2 यानी कि 1/1/2, ऊपर जाएगा 2। तो दिस इज द आंसर। यानी इन सारी टर्म्स को अगर आप ऐड करते हो ना इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। दिस इज मैथ्स, ये आपको समझनी है कि अगर अपने पास कोई भी इनफाइनाइट जीपी दे रखी हो जिसकी कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो, तो उसका आंसर कितना आता है? पहली टर्म डिवाइडेड बाय 1 - R क्या है? कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला लगाना है। अब सर इस चीज का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा, जैसे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg, सबका मास सेम है, situated on x axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin, the resulting gravitation potential due to this system at the origin। देखो अपने पास, समझना मेरी बात को, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ओरिजिन है अपने पास, ठीक है ना? यहां पर एक बॉडी रखी है, मास तो सबका ही सेम है ना, 2 kg, तो m क्या है अपने पास? 2 kg। बाद में पुट कर लेंगे, अभी m पुट कर लेते हैं। यहां पर m है, फिर m यहां पर है,
फिर m यहां पर है, फिर m यहां पर है, फिर m यहां पर है, कहां तक चला जा रहा है? इन्फिनिटी तक। अब दूरी क्या है सर? पहला वाला रखा गया 1 मीटर की दूरी पर, दूसरा वाला रखा गया ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर, तीसरा वाला रखा गया ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर। सर और क्या रखा गया? ये वाला रखा गया ओरिजिन से 8 मीटर की दूरी पर। तो इस तरीके से चला जा रहा है, ऐसे रखे गए बहुत सारे इन्फिनिटी तक रखे हैं। तो मेरे को इन सारे मासेस की वजह से ये जो ओरिजिन है यहां पर कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा ये फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? हर इंडिविजुअल मास की वजह से फाइंड कर लोगे और सबको उठा के क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो फील तो आ ही रही है। अब तो वीओ कितना हो जाएगा सर इस वाले मास की वजह से? सर कितनी दूरी पर है? माइनस जी एम, मास तो एम है, बाद में एम की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि 2 है। कितनी दूरी पर सर? 1 की दूरी पर, प्लस इससे क्या हो जाएगा सर? माइनस जी एम, दूरी कितनी है सर? 2। फॉर्मूला होता है ना माइनस जी एम बाय आर, इसकी सर माइनस जी एम बाय 4। ये तो जाएगा अपने पास इस तरीके से, प्लस में माइनस जी एम बाय 4। इसका कितना हो जाएगा सर? प्लस माइनस जी एम बाय 8। ऐसे चल रहा है, कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा ना भाई साहब। कहां तक जाएगा ये खेला? कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे चलते चलते। तो अब देखो, अगर आप क्या करो, इसमें से माइनस जी एम कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? ये 1 बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? माइनस भी कॉमन ले लिया तो माइनस भी कॉमन ले लिया तो माइनस भी बाहर आ गया। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां पे क्या बचेगा सर? माइनस भी कॉमन ले लिया, जीएम भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? सिर्फ 1/2। यहां से माइनस भी कॉमन ले लिया, जीएम भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1/4। यहां पे 1/8। ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो अब देखो, अभी भी करवाया था 1, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इन्फिनिटी। इसकी कॉमन रेशियो कितनी आएगी सर? 1/2। तो सम कितना हो जाएगा? अभी सिखाया था सर, इसका सम होता है अपने पास a/1 - r के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। a क्या है सर? पहली टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 - r यानी कि 1/2। तो आंसर आएगा 2 अपना। ठीक है, यानी कि इस पूरे का जो आंसर आ रहा है, इस पूरे का जो आंसर आ रहा है, ये कितना आ रहा है अपने पास? 2 आ रहा है। इस सबको ऐड करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अपने पास v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी माइनस जी एम इंटू 2। इस पूरे का आंसर 2 है और m भी कितना दे रखा है? 2। और m भी कितना अपने पास? 2 है। तो आंसर कितना हो जाएगा v नॉट का सर? -4g। समझ आया? इस तरीके से करोगे सवाल, सिली मिस्टेक्स होने के भी चांसेस नहीं है, वरना तो बेटा इस टाइप के सवाल तो बच्चे छोड़ के ही आते हैं। और ये आया हुआ सवाल है, और जिस बच्चे को ये कंसेप्ट आता था वही कर पाया। बेटा मैथ लग रही होगी लेकिन नीट में आया हुआ सवाल है। ठीक है भाई साहब, ये कहने की तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर समझ नहीं आया। मुझे पता है जिस हिसाब से मैंने समझाया समझ तो आया ही होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो भाई साहब कोई इलाज नहीं है। ठीक है, टाइम लेके समझाया, तसल्ली से समझाया। पहले पूरा मैथमेटिकल बताया कि कैसे होगा, उसके बाद करवाया क्या। तो यह वाला सवाल आपको आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या आता अपने पास। नेक्स्ट आ जाता अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल। हम लोगों ने क्या किया था भाई? हम लोगों ने निकाला था ना कि कोई अपने पास अगर हॉलो स्फीयर हो तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती थी? आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर या सरफेस पे। वो सेम चीज यहां पर करना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है किसी हॉलो स्फीयर की वजह से। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। क्या करना है सर जी? एक हॉलो स्फीयर लेंगे, इसका मान लेते हैं रेडियस क्या है? आर है। एक बार हम लोग कहां फाइंड करेंगे? आर जो पॉइंट है आउटसाइड लाई कर रहा है, यानी कि पहला केस, केस 1, आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी अपने पास स्फीयर हो, ठीक है, और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे कोई भी चीज फाइंड करनी हो, तो स्फीयर का एक सिमेट्रिकल बॉडी है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडी है। तो आप क्या किया करो, इसको सारे के सारे को ऐसे छोटा सा मान के कहां पे मान लिया करो? उसके सेंटर पर। तो अपने सेंटर पे सारा का सारा मास आ जाएगा, यानी कि इसको पूरा छोटा पॉइंट मास मान के कहां पे कंसंट्रेटेड मान लो? सेंटर पे मान लो। ठीक है, अब सारा का सारा पॉइंट मास कंसंट्रेटेड होकर कहां पे आ गया? सेंटर पर। तो पॉइंट मास अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो एक पॉइंट मास है, उससे आर की दूरी पे पोटेंशियल क्या होता है सर? ये होता है माइनस, पॉइंट मास कितना है? एम का ही है, डिवाइडेड दूरी कितनी है सर? आर है, माइनस जी एम। दिस इज आंसर। ठीक है, तो आउटसाइड का कितना आंसर हो जाएगा? -gm/r। दूरी कितनी है?
आर की। समझ लग रही बात? अब सारे के सारे मास को कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो, सेंटर पे मान लो। दूरी कितनी आर, तो पॉइंट मास आर की दूरी पर, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर। ये कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोगों ने पोटेंशियल क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है। ठीक है, चलो अब क्या होता सर, इसकी सरफेस पे क्या होता है, यहां पर इस पॉइंट पे क्या होता है सरफेस पे, इस सरफेस पे क्या होगा, आर की जगह कैपिटल आर रख दो बस। सरफेस पे कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब सर सेकंड पॉइंट, अगर आर क्या है कैपिटल आर से छोटा, यानी कि अंदर किसी पॉइंट पर देख रहे हैं हम लोग, समझो यहां पर अंदर इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो यहां पर कितना होगा, देखो बेटा याद करो ग्रेविटेशन फील्ड तो अंदर किसी भी पॉइंट पे जीरो आती थी। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड अंदर किसी भी पॉइंट पर जीरो आती थी, हर पॉइंट पे जीरो आती थी। वैसे ही अपने पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो अंदर हर पॉइंट पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड हर पॉइंट पे क्या आती थी, जीरो आती थी, वैसे ही अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या आता है, अंदर हर पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पर, 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 इवन सेंटर पर भी, सब पे क्या आएगा, सेम आएगा। सब पे क्या आएगा, सेम आएगा। और सर कितना आएगा, जितना सरफेस पे होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर हर पॉइंट पे आता है। ठीक है ना, उतना ही अंदर हर पॉइंट पे आता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होती है। अभी आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है ना, समझ लो अभी ये चीज कि अंदर हर पॉइंट पर अपने पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, जितना सरफेस पे है। वीएस लिख देता हूं सरफेस का। तो भाई साहब अंदर एट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, माइनस जी एम बाय आर। उतना ही होगा जितना सरफेस पे था। ठीक है ना भाई साहब, उतना ही होगा जितना सरफेस पे था, यानी कि यहां पर कितना होगा, माइनस जी एम बाय आर होगा। ठीक है, हर पॉइंट पर, इवन सेंटर पर भी हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। इतनी चीज क्लियर है? तो भाई साहब जल्दी से इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या हो जाएगा सर, देखो ग्राफ हो जाएगा अपना, अभी जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो मैग्नीट्यूड ऑफ वी में बना रहा हूं। जब मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो माइनस साइन को कंसीडर, वैसे तो वी में क्या होता है, माइनस आता है ना, माइनस जी एम बाई आर, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो सिर्फ जी एम बाई आर को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके ग्राफ दो टाइप के बन सकते हैं। अगर आप सिंपल वी और आर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो आपको माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा, तो जो भी ग्राफ होगा नीचे बनेगा, क्योंकि यहां पे वी नेगेटिव है। ठीक है ना, तो जब भी सवाल आए पेपर में तो आप जरूर देखना कि उसमें वी में पूछा है या मैग्नीट्यूड ऑफ वी में पूछा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वी में पूछा है तो यहां पर आएगा ग्राफ पॉजिटिव में। अगर वी और आर में पूछा है, अब तो वी तो पता है अपन को माइनस में होता है, तो नीचे ग्राफ आएगा। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो मैं आपको ये वाला ग्राफ बना देता हूं, मॉड वाला, और वी वाले में तो क्या हो जाएगा, बस माइनस है तो नीचे बन जाएगा वही सेम ग्राफ। ठीक है ना, तो बताओ, सबसे पहले बताओ बाहर तो क्या है, ये है, अंदर क्या है, कांस्टेंट है। कहां तक कांस्टेंट है सर, सरफेस तक। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं आर बराबर जीरो से लेकर आर बराबर कैपिटल आर के बीच में, आर बराबर जीरो से लेकर आर बराबर कैपिटल आर के बीच में, तो अंदर तो सर सेंटर पे सर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पे वैल्यू क्या है, सेम ही है। कहां तक सर, सरफेस तक। तो देखो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद क्या कर रहा है सर, बाहर तो वेरी कर रहा है, बाहर तो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। देखो बाहर क्या वेरी कर रहा है, बाहर कैसा है सर, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाहर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अंदर क्या है सर, कांस्टेंट है, अंदर क्या है, कांस्टेंट है। तो बाहर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो कैसा ग्राफ बनेगा सर जी, ऐसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। अगर वही वी और आर में कोई ग्राफ पूछ देता तो आप क्या करते हैं, बस सर इस ग्राफ को नीचे बना देते हैं, क्योंकि माइनस साइन भी दिखाना है। अभी देखो जब मैं सरफेस पे लिखूंगा, देखो यहां पे तो सरफेस वाला आ जाएगा, उसकी वैल्यू मैं जीएम बाय कैपिटल आर रख रहा हूं, देखो माइनस साइन नहीं लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। अब वहीं पर अगर वी और आर में होता तो आपने माइनस साइन इंक्लूड कर लेना था और ग्राफ ऐसा चला जाना था। ठीक है भाई साहब, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? माइनस जी एम बाय, तो सेंटर से लेकर आर बराबर जीरो से लेकर कैपिटल आर तक कांस्टेंट है, उसके बाद क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है,
इतनी चीज क्लियर है? तो यहां पर तो कांस्टेंट है, इसके बाद क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है। कोई डाउट? अरे भाई साहब क्लियर है ना? होना भी चाहिए। तो ये था अपने पास हॉलो स्फीयर। वैसे अपने पास क्या आ जाएगा? एक क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कर लेते हैं। हॉलो स्फीयर के बाद क्या आएगा? सॉलिड स्फीयर आएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a, ठीक है ना? एक अपने पास spherical shell है, shell का मतलब वही hollow sphere है। A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass, यानी कि अगर इस shell का mass m है और जो radius है इस shell का वो a है, तो इसके center पे मैंने क्या किया? सेम मास का एक पॉइंट मास रख दिया m, ठीक है? एक तो स्फेरिकल शेल का भी मास m है और ये जो पॉइंट मास है उसका भी मास क्या है? m ही है। तो अपने से पूछा गया है द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो भाई साहब कोई भी पॉइंट है जो कि a/2 की दूरी पर है, यहां पे समझो है रेडियस की आधी दूरी पर ये पॉइंट, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? सर अब यहां पर पोटेंशियल दो की वजह से होगा, एक तो हॉलो स्फीयर की वजह से यानी स्फेरिकल शेल की वजह से, एक इस पॉइंट मास की वजह से। तो वीपी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है? तो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर कितना हो जाएगा अपने पास सर? पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सर वो तो हमको पता है कि सर ये जो पॉइंट इस हॉलो स्फीयर के इनसाइड लाई कर रहा है, और कोई भी पॉइंट अगर हॉलो स्फीयर के इनसाइड लाई करे, ठीक है ना, तो उस पे पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अभी समझो, और कितना रहता है? जो कि उसके सरफेस पे होता है। सरफेस पे कितना होगा सर? माइनस जी एम बाई ए। सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? माइनस जी एम बाई ए। तो यहां पर ए बाई 2 की दूरी पर भी कितना ही होगा? माइनस जी एम बाई ए होगा, ठीक है ना? जो सरफेस पे होता है वो अंदर किसी भी पॉइंट पर होता है, ठीक है? पॉइंट मास की वजह से क्या होगा सर? ये पॉइंट मास से कितनी दूरी है? ए बाई 2 की दूरी थी, प्लस माइनस जी एम बाई आर होता है, आर की दूरी कितनी है? ए बाई 2। आंसर कितना हो जाएगा? माइनस जी एम बाई ए माइनस 2 जी एम बाई ए। तो आंसर कितना आ गया? माइनस 3 जी एम बाई, ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इससे उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 2011 में, एक के बाद एक साल में, ठीक है ना? तो इसकी वजह से भी यहां पे निकाल लिया, इसकी वजह से निकाल लिया, आंसर आ गया, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होगा? जैसे हम लोगों ने देखा था उतने टाइम, क्या देखा था सर? क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था बेटा कि अगर तो अपने पास क्या है, अगर तो अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड आउटसाइड क्या होती थी, इनसाइड क्या होती थी, उसी तरह निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? इसका भी रिजल्ट याद करना है आपको, डेरिवेशन अभी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में है, ठीक है? रेडियस क्या है इसका? आर है। अपने को सबसे पहले क्या करना है? एक पॉइंट जो कि आउटसाइड लाई कर रहा है वहां पे फाइंड करना है। मास इसका m है, रेडियस r है। तो सबसे पहले केस 1 क्या आएगा कि सर r क्या है? ग्रेटर देन r, यानी कि आउटसाइड फाउंड करना है। क्या करना है? आउटसाइड फाइंड करना है। आउटसाइड फाइंड करना है अपने पास क्या? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। हम लोगों ने इंफिनिटी पे कितना मान रखा है सर? इंफिनिटी पे मान रखा है पोटेंशियल। तो यहां पे कितना होगा? जैसे वहां पर किया था, क्या किया था? अगर आउटसाइड कभी भी फाइंड करना हो कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं? सारे के सारे मास को कंसंट्रेटेड कहां पे मान लेते हैं? सेंटर पर, यानी पॉइंट मास बना लेते हैं। अगर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होकर सेंटर पे आ गया, यानी पॉइंट मास बन गया, तो इस पॉइंट मास की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर कितना होगा सर? ये हो जाएगा अपने पास माइनस जी एम बाई आर। सिंपल, माइनस जी एम बाई आर, ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो सर सरफेस पे कितना हो जाएगा? सरफेस पे हो जाएगा बस आर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? माइनस जी एम बाय आर की वैल्यू क्या रख दोगे? कैपिटल आर। आर की वैल्यू क्या रख दोगे? कैपिटल आर रख दोगे, ठीक है भाई साहब? अब किसकी बात की जाए? सब अगर कोई पॉइंट इनसाइड लाई करे, ये तो सरफेस का हो गया,
अगर कोई पॉइंट इनसाइड लाई करे यहां पर कहीं आर की दूरी पर, यानी कि आर क्या हो, कैपिटल आर से छोटा हो। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आर क्या है कैपिटल आर से यानी रेडियस से छोटा, यानी कि इनसाइड किसी पॉइंट पर। सर इनसाइड किसी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इनसाइड अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर क्या होना चाहिए। देखो बेटा, इनसाइड अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, इनसाइड अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं वहां पर कितना होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना होगा। याद करो, अगर हॉलो स्फीयर होता तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। लेकिन अगर अपने पास सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। वो क्या करेगा, अपने पास वेरी करेगा। अब सर अगर वेरी करता है तो कितना होता है, वेरी करता है तो कितना होता है आंसर। देखो बेटा, इसका जो आंसर आता है v इक्वल्स टू, ये आता है माइनस जी एम बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस r²। दिस इज आंसर, ये आंसर आता अपने पास। अब सर ये तो बड़ा गंदा सा है। हाँ बेटा क्या करें, है तो गंदा, है तो गंदा, क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा। है तो गंदा, मैं मानता हूं बिल्कुल गंदा है, याद करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, इसका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में है, 12th क्लास में जाओगे, फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रूफ मिलेगा पूरा। तो देखो भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो भाई साहब, किसी भी पॉइंट पर अगर इनसाइड कोई पॉइंट होता है तो आंसर होता है माइनस जी एम बाय 2r³ इंटू 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो यानी कि सर सेंटर पे कितना होगा, यहां से पूछा जाए सेंटर पे, ये सेंटर है ना, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एट सेंटर, तो सर सेंटर के लिए क्या कर देंगे, आर को जीरो कर देंगे। आर को जीरो कर दूं, मैं जीरो कर दूं, तो सर ये जीरो हो गया, r² से r³ का एक आर बच जाएगा, r³ से, ये r³ है, ये r² है, जब कटेगा तो एक आर बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3/2 GM/R। ये है पोटेंशियल एट सेंटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिया जाता कभी कभी। पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर क्या है, सेंटर पे, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आया, -3/2 GM/R। आपने इस स्मॉल आर को क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया, तो भाई साहब इस r² से या r³ का एक आर बच गया, तो -3/2 GM/R। अगर आप देखो ध्यान से तो सर सरफेस पे था अपने पास कितना, कितना था, -GM/R, और सेंटर पे कितना है सर, -3/2 GM/R। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेंटर पर है वो सरफेस का एक तरह से 3/2 टाइम्स है। ये भी याद रखो तो कोई बुरी बात नहीं, काम आ जाता है कभी कभी, नहीं भी याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद रहेगा अपने को। सरफेस पे है -GM/R, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, -3/2 GM/R। अच्छी बात है, याद कर लो, ठीक है, क्योंकि जितनी चीजें याद रहेंगी ना, ऐसा तो है नहीं रटवा रहा हूं, आपको प्रूफ तो करने पड़ेंगे, ठीक है, तो बेटर ये रहेगा जितनी चीजें आपको याद रहेंगी उतनी चीजें आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, क्योंकि अब तो पेपर आपको भी पता है कैसा पेपर आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, जितनी चीजें आपको याद हैं, कंसेप्चुअली याद है, ठीक है, रट्टा मार के नहीं, कंसेप्चुअली याद है, तो कंसेप्चुअली बताया ना कैसे 3/2 टाइम्स है, कंसेप्चुअली याद है, बेटर रहेगा आप पेपर में जल्दी पेपर को सॉल्व कर पाओगे। जल्दी से इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई। देखो यहां से अगर आप देखो, ये तो आउटसाइड वाला है, यानी आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अगर आप इनसाइड देखो, इनसाइड, इनसाइड, तो इनसाइड अगर आप देखोगे तो ये क्या है, r², r² क्या है अपने पास, r², r² तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब पैराबोला, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे इनसाइड तो देखोगे अपने पास क्या है, r², लेकिन माइनस भी लगा हुआ है। आपको स्टार्टिंग में जब बेसिक मैथमेटिक्स कराई होगी तो सर ने बताया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। अगर x² के साथ जो a है अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनता था, ओपनिंग अपवर्ड। लेकिन ax² के साथ अगर a नेगेटिव होता तो पैराबोला
डाउनवर्ड बनता था, ऐसे बनता था। तो आर स्क्वायर के साथ देखो माइनस लगा है, इसमें बनेगा तो पैराबोला, यानी कि इनसाइड वाले में बनेगा तो पैराबोला, लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड वाला। तो देखो क्या है अपने पास, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैं मॉड वाला बना देता हूं, वी वाला तो आप खुद बना लोगे, नीचे बन जाएगा ना बस वो, मॉड वी और आर के बीच में ये क्या है, आर जीरो है, ये क्या है, आर अपना कैपिटल आर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो क्या बनेगा, पैराबोला। सेंटर पे क्या है, आंसर है कुछ, मैं मॉड कर रहा हूं तो सिंपल माइनस नहीं लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो 3/2 GM/R, क्योंकि मैं मॉड का ले रहा हूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, माइनस नहीं लगा रहा हूं। देखो सेंटर पे कितना होता है, आर बराबर 0, यानी सेंटर पे कितना होता है, इतना, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा अब सर, सरफेस तक तो पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड, तो देखो पैराबोला बना ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है, इतना। अब सर मिला थोड़ी ना देंगे इससे, क्योंकि यहां पे कुछ वैल्यू है, कितनी वैल्यू है सर, सरफेस पे है वैल्यू GM/R, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, माइनस नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर भी माइनस नहीं लगाया, नीचे भी माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ग्राफ। अब उसके बाद क्या हो रहा है सर, आउटसाइड कैसे कर रहा है, आउटसाइड क्या कर रहा है सर, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि तरीके से, ठीक है बेटा। ये ग्राफ पूछा जा चुका है, इसलिए इतनी बढ़िया तरीके से बनाया है। ऐसे, ठीक है, ऐसे, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपके पास V और R में हो जाएगा, इसी चीज को नीचे कर देना बस, ठीक है। चलो, जैसे कि समझ तो आ ही गया ना यार, क्या करना है, और क्या इस पे चिल्लम चिल्ली करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ जाता है अपने पास, इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आएगी वो क्या आएगी सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने पास, देखो हमने अभी सीखा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल सीख लिया कि नहीं सीखा, सीखा। अब एक रिलेशन होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन फील्ड, वो सीखने की बारी है। सर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। रिलेशन क्या होता है अपने पास, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना बेटा, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फील्ड वो होती है -dV/dr। V क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो E बराबर -dV/dr, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ये फॉर्मूला आप जाके फिर से मेन इसका यूज आप कहां पे देखोगे, इस चैप्टर में तो आपको इतना नहीं मिलेगा क्वेश्चन जैसे, लेकिन मेन आप इसका यूज कहां देखोगे, जाके चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में 12th क्लास में। तो E है, जैसे यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जैसे V यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो E बराबर -dVr, ये है अपने पास यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड, यहां ये है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन फील्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड होती है, यानी डिफरेंशिएशन होती है। कैसी डिफरेंशिएशन, नेगेटिव। अगर अपने पास कहीं पर भी अपने को ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड है, नहीं ग्रेविटेशन फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है ना, अगर अपने को किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है और अपने को ग्रेविटेशन पोटेंशियल पता है, ये V पता है, ठीक है ना, और हमको फाइंड क्या करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है। अपने को ग्रेविटेशन पोटेंशियल पता है, वी ऑलरेडी नो द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, V पता है, V पता है, और E फाइंड करना है। तो क्या कर लोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे और बाहर माइनस डाल दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे और बाहर माइनस डाल दोगे। अब सर हमको यह भी पता है कि जो E है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं वेक्टोरली लिखूं तो इस चीज को वेक्टोरली पता कैसे लिखते हैं, -xi -dV/dy j -dV/dz, ठीक है। अगर अपने को जो V है वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में गिवन है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ भी दे दूं, V = x² - y² + z, ठीक है। अब आपसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तब भी यही करना था, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी। तो आप क्या करोगे, पहले V को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, बाहर माइनस लगा देना और i कैप लगा देना। फिर V को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, अरे किया होगा ना वर्क एनर्जी चैप्टर में ऐसे सवाल, फिर बाहर माइनस लगा देना और j कैप। फिर V को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, माइनस लगा देना k कैप लगा देना, ठीक। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये चीज, ये बेसिकली क्या है अपने पास, Ex, या बोलो
ये जो चीज अपने पास, ठीक है, ये जो चीज अपने पास, ये वाली जो चीज, ये बेसिकली है ई एक्स, ये क्या है अपने पास ई वाई, और ये क्या है अपने पास ई जेड। भाई साहब, एक ग्रेविटेशन फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप उसके कंपोनेंट्स में तो लिख सकते हो ना। ई एक्स क्या हो गया, उसका एक्स कंपोनेंट ई एक्स आई कैप, ई एक्स इंटू आई कैप प्लस ई वाई इंटू जे कैप प्लस ई जेड इंटू ए कैप। ठीक है ना, समझ लग रही बात? तो सर कुछ नहीं किया, मैंने बस माइनस डीवी बाई डी एक्स को क्या बोल दिया, ई एक्स बोल दिया, माइनस डीवी बाई डी एक्स को क्या बोल दिया, ई एक्स बोल दिया, माइनस डीवी बाई डी वाई को ई वाई बोल दिया, और माइनस डीवी बाई डी जेड को ई जेड बोल दिया। कुछ नहीं किया बस मैंने, ठीक है ना, बस समझाने के तरीका है। तो कभी भी आपको क्या हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल गिवन हो सवाल में, उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो अपने पास क्या आ जाती है, ग्रेविटेशन फील्ड आ जाती है। ठीक है ना, और अगर एक्स वाई जेड में गिवन हो तो ऐसे करते हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले कर लेते हैं डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर जेड के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, माइनस साइन मत भूलना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? तो देखो जल्दी से एक सवाल देखो क्या है अपने पास, जैसे ये हमको क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। किस पॉइंट पे, 1,1 पे फाइंड करनी है। हमको पता क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पता है। बेटा इस टाइप के सवाल इस क्लास में कम मिलेंगे आपको, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भर भर के मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। ठीक है, ये आते हैं, नीट में आते हैं, एडवांस में आते हैं, मेंस में आते हैं, बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, बी दे रखा अपने को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने बताया था ई का फॉर्मूला क्या होता है सर, ई होता है माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to y j cap माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to z k cap। अब सर इसमें z तो है नहीं तो ये तो उड़ा ही दो। ठीक है, e वेक्टर क्या हो जाएगा, e वेक्टर हो जाएगा माइनस v की पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती थी, जिस वेरिएबल से करते थे यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बस इसमें x ही वेरिएबल होगा, y को कांस्टेंट मान लेंगे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सिर्फ x को वेरिएबल ले रहा हूं, y को कांस्टेंट ले रहा हूं, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन सर 2x और y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया एक तरह से, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करने पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में करते थे बस वही वेरिएबल होता था, तो x वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती थी, तो y कांस्टेंट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, और इंटू आई कैप माइनस, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो y वेरिएबल हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इस पूरी चीज को, यानी v को, इस पूरी चीज को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि y वेरिएबल हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस 2y। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड कितनी आ गई, आ गई माइनस 2x आई कैप प्लस 2y। ठीक है, ये तो x और y में आई, हमको क्या x और y में निकालनी थी, नहीं सर हमको तो किसी पॉइंट पे पूछी गई थी। किस पे पॉइंट पे पूछी गई थी, 1,1 पे। तो अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूं एंड y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 आई कैप प्लस 2, अरे समझ आया, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 ए कैप। इस तरीके से करते हैं इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो ये तो था अपने पास कि अगर अपने को v पता हो तो e कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं सर। अगर उल्टा हो, अगर उल्टा हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, अगर सर v पता हो e निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर e पता हो v निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर जाकर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हमको यह पता था E बराबर क्या था, माइनस dv बाई डी आर है, और हमको यह भी पता कि सर जो पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जब इधर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्यों, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो dv क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर E डॉट डी आर हो जाएगा, माइनस साइन भी जाएगा इधर, तो माइनस E डॉट डी आर। तो अगर अपने को नेट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये चीज क्या देगी, समझो आप किसी पॉइंट, ये तो r है ना, r1 से लेकर या r इनिशियल से लेकर r फाइनल तक इसको इंटीग्रेट कर देते हो, इनिशियल से लेकर फाइनल तक इंटीग्रेट कर देते हो,
तो आपको ये इनिशियल पोटेंशियल दे देगा, ये फाइनल पोटेंशियल दे देगा। तो ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट टी आर। बेटा ये चीज भी कर चुके हो, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, आर आई आर एफ। अब इस चीज को आप कैसे लिखोगे, अगर अपने को ई ऐसे दे रखा है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इस टाइप से दे रखा है, तो इस चीज को आप कैसे करोगे सर, कैसे करेंगे इस चीज को, कुछ नहीं, तो आप डी आर वेक्टर को भी तो ऐसे लिख सकते हो, डी एक्स आई कैप, जैसे वर्क एनर्जी में किया था बेटा, बिल्कुल वैसे ही करना है, प्लस डी जेड के कैप, और ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी इसका इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेगा तो आई आई जाएगा, तो ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, ई वाई डी वाई हो जाएगा, ई जेड डी जेड हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ठीक है, और प्लस ई वाई डी वाई, डॉट प्रोडक्ट ले रहा ना इसका इसका, देखो डॉट प्रोडक्ट है, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड ई जेड, ठीक है। सर इसी को फर्दर कैसे खोल के लिख सकते हैं सर, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड ई जेड, बिल्कुल वैसे ही वर्क एनर्जी में जैसे करते थे, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, जैसे हमारे पास वेरिएबल फोर्स आती थी तो वगैरह कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे ना इंटीग्रेट करके, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ठीक है ना। और तो सर लिमिट्स क्या हो जाएंगी सर, एक्स की लिमिट्स हो जाएंगी x1 से x2, इनिशियल टू फाइनल जो भी है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल मान लेते हैं x1 है, फाइनल क्या है x2, y1 से y2, z1 से z2, यही तो क्या आ जाएगा अपने पास, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है ना। फाइनल पोटेंशियल 1 वाला पॉइंट वाला, इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल 1 पॉइंट वाला और फाइनल पोटेंशियल 2 पॉइंट वाला, जैसे 1 और 2 लिया ना मैंने, 1 2 1 2, चाहो तो आप इनिशियल फाइनल को यहाँ पे 1 2 डाल लो, फाइनल पोटेंशियल 0.2 वाला, इनिशियल पोटेंशियल 0.1 वाला, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, फाइनल पोटेंशियल 0.2 वाला, इनिशियल पोटेंशियल 0.1 वाला, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या आंसर, बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोगों ने वहां पे सीखा था। तो कोई इसमें बड़ी टॉप चीज मैंने अलग से नहीं बताई आपको, ये आपने कर रखा है, किसमें कर रखा है सर, ये आपने कर रखा है वर्क एनर्जी चैप्टर में, कि वेरिएबल फोर्स होती है तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करके करते हैं। तो इसके ऊपर सवाल भी मैं नहीं करवाने वाला, आपने खूब सवाल कर रखे हैं कि अगर अपने पास वेरिएबल फोर्स हो तो कैसे इंटीग्रेट करके निकालते थे, ठीक है, वही चीज है। तो अगर अपने पास वेरिएबल क्या हो, ग्रेविटेशन फील्ड हो, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना। क्या है ये अपने पास, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है ना भाई साहब। तो ठीक है भाई साहब, तो मैं आपको घर के लिए एक होमवर्क में सवाल देता हूं, आप मेरे को आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर मैंने आपको दे रखी है ग्रेविटेशन फील्ड कुछ ऐसे 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, ये अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड है। और एक पॉइंट है अपने पास, फर्स्ट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मैंने आपको 1, 1, 1, और जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मैंने आपको 2, 3, नहीं ज्यादा गंदा हो जाएगा, 2, 1, 0, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये इनिशियल वाला पॉइंट था, ये फाइनल वाला पॉइंट था। इनिशियल वाले पॉइंट के आपको मैंने पोटेंशियल दे रखा है, इनिशियल पोटेंशियल दे रखा अपने को कितना कितने दे दूं बताओ, 10 दे देता हूं। तो आपको बताना है ये जो सेकंड पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना होगा, यूनिट तो लिख लोगे ना पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या होता है अपने पास, पोटेंशियल की यूनिट लिख लोगे ना, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही बात। तो V1 कितना दे रखा मैंने, 10 दे रखा, V2 आपको निकाल के लेके आना, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। यूनिट लिख लोगे ना, यूनिट भी मुझे बताना यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, चलो बताना मुझे, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये भी बताना सवाल में, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कैसे निकालोगे। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताइए ना क्या होता है, Gm/r, उससे निकाल लोगे ना, जल्दी निकाल के बताना मुझे, ठीक है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना बिल्कुल वैसे ही जैसे वेरिएबल वर्क निकालते थे हम लोग, ठीक है ना, फोर्स की वजह से। हम लोग जब वेरिएबल फोर्स होती तो जैसे वेरिएबल
फोर्स होती थी, वैसे हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते थे ना, वही चीज करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करना, आंसर निकालना है। V1 आपको ऑलरेडी पता है, V2 फाइंड करना है आपको, बाकी आप इंटीग्रेट कर लेना। माइनस साइन मत भूलना, वरना लुटिया पलट जाएगी आपकी। ठीक है भाई साहब, चलो नेक्स्ट देखो क्या आता है अपने पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है अपने पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो है जो कि एक सिस्टम या एक कॉन्फ़िगरेशन, एक सिस्टम या एक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में लगी है। ठीक है, अब सर ये क्या बोल रहे हो? जैसे यहां पर क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई। कैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाई? समझो, एक मास है ये m1 मास, एक मास है m2 मास, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। ये मैंने बनाया ना, पहले से तो थे नहीं, भगवान ने तो पैदा करके दिए नहीं कि सर एक मास यहां पड़ा एक मास यहां पड़ा, इंसान ने बनाया। अब इंसान ने कैसे बनाया होगा? सर पहले तो सन्नाटा था, खाली जगह थी, पहले तो वो क्या लेके आया, इंफिनिटी से, कहीं बहुत दूर दराज से, इंफिनिटी से समझो, एक m1 मास लेके आया, उसने यहां पे रखा। तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, कोई और मास प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो लग नहीं रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रही होगी तो कुछ वगड़न भी करना नहीं पड़ा होगा, मस्त आराम से चलते 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 मस्त रख दिया, वो कोई वगड़न नहीं लगा होगा। लेकिन अब जब वो इंफिनिटी से दूसरा मास लेके आया होगा m2, तो उसको कुछ वगड़न करना पड़ा। देखा नहीं था हम लोगों ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल में, वगड़न करना पड़ा था ना, m मास के प्रेजेंट में m0 को लेके आ रहे थे इंफिनिटी से, तो वगड़न करना पड़ा था क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा था और स्लोली स्लोली लेके आना m2 को। ठीक है, तो वगड़न करना पड़ा। जो वगड़न करना पड़ा वही किस में स्टोर हो गया? इस सिस्टम की पूरा जो सिस्टम है ना अपने पास, टू पार्टिकल सिस्टम है, ये टू पार्टिकल सिस्टम है, इस सिस्टम की किसमें स्टोर हो गया? इस सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। यानी कि पहले तो इनिशियली कोई मास नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, इंफिनिटी से पहला मास लेके आता है, m1 लेके आया, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा ही खाली पूरा मस्त इलाका, खाली सन्नाटा है, ऐसे करके लेके आया, m1 रख दिया आके एकदम। ठीक है, लेकिन जब वो m2 लेके आया तो m1 प्रेजेंट था खींचने के लिए, तो उसका कुछ वर्कडन करना पड़ा, और जो भी वर्कडन करना पड़ा इंफिनिटी से लेकर इस r डिस्टेंस तक लाके रखने के लिए m2 को, वही क्या हुआ, m1 और m2 जो सिस्टम है अपने पास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, स्टोर हुआ। जो भी वगड़न हुआ वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। जो भी वगड़न किया एक्सटर्नल एजेंट ने, वही किस में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज नथिंग बट जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया इस सिस्टम को बनाने में, पहले तो जब वो इंफिनिटी से m1 मास को लेकर आया तो वगड़न 0, लेकिन जब इंफिनिटी से m2 मास को लेकर आया तो वगड़न करना पड़ा, तो नेट वगड़न क्या हो गया, कुछ आ गया। तो वही नेट वगड़न किस में स्टोर हो गया, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। अब सर वही नेट वगड़न बाय एक्सटर्नल एजेंट, या बोलो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, वो क्या आ जाती है अपने पास, ठीक है ना, वो क्या आ जाती है अपने पास, वो आ जाती है अपने पास सर -gm1m2 बाय, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, r। ठीक है, तो अपने को ये चीज समझ आई, क्या समझ आ गया कि अगर तो आप क्या करते हो, एक सिस्टम को बनाते हो, एक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हो, ठीक, दो मासेस को आपस में आसपास रखते हो, तो उसको करने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो बात अलग है जब पहले सन्नाटा था, पहले मास को करने के लिए कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूसरे मास को करने के लिए करना पड़ेगा। अब कोई तीसरा मास लेके आते तो भी करना पड़ता, अब तो दो मास प्रेजेंट अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी दो मास के सिस्टम है अपने पास, तो उनके पास कुछ हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इनको जब इस अरेंजमेंट में रखा गया होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में रखा गया होगा लाकर, तो कुछ वर्क करना पड़ा होगा, वही वर्क इसमें स्टोर हो गया होगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि क्या निकल के आता है, -gm1m2 बाय r, -gm1m2 बाय r। समझ लग रही है बात? तो कोई भी अपने पास दो सिस्टम मतलब दो मास दे रखे हो, यानी टू पार्टिकल सिस्टम हो, कभी अपने आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम हो, यानी कि दो मासेस दे रखे हो m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की,
ठीक है, 1 और 2 की, यहाँ पे 1 और 2 है ना, m1 और m2, तो 1 2 सिस्टम की, मतलब एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है, एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 सिस्टम, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मास का जो सिस्टम मैंने बनाया है, फर्स्ट मास है 1, सेकंड मास है 2, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2 दोनों को एक साथ ले रहा हूं ना, 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2, इसको ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2, एक और बार, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2 इज माइनस जी m1 m2 बाय आर। ये कैसे आई होगी भाई साहब, इसको बनाने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा, ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपके भेजे में बैठ जाए। तो देखो भाई साहब, अगर अपने पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे तो कुछ नहीं सर, जैसे कि अपने पास ये है, एक m1 मास है, ठीक है, एक m2 मास है, एक m3 मास है, एक m4 मास है, जितने ज्यादा मासेस आते रहेंगे, ठीक है ना, उतने उतने के दो दो के सिस्टम बना लो। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन अपने पास, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, ठीक है, या अभी थोड़ी सी 4 मास ज्यादा हो गए, 3 ही मास ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, समझो एक मास है m1, एक मास है m2 और एक मास है m3, पहले समझ लो, ठीक, मैंने 3 मासेस की एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, 3 मासेस की एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, ठीक है, इसके बीच की दूरी सम कुछ मान लेते हैं r, इसके बीच की दूरी सर r डैश, इसके बीच की दूरी r डबल डैश, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा सर, सबसे पहले समझो m1 मास लेके आएंगे इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं, सारा सन्नाटा था, खाली था एकदम, मैदान खाली, m1 मास को लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, सारा सन्नाटा, सारा खाली, कोई कोई अट्रैक्शन नहीं, तो वगड़न 0 हुआ होगा। फिर जब m2 के लेके आए होंगे तब m1 प्रेजेंट था, तो कुछ वर्क करना पड़ा, फिर m3 को लेके आएंगे, m1 m2 दोनों प्रेजेंट थे, तो वर्क करना पड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इस सिस्टम में ये जो 3 पार्टिकल सिस्टम है, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, यानी कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या होगी, जब भी इस टाइप का सवाल आए, आप पूरे सिस्टम को 2-2 पार्टिकल के हिसाब से बांट लो, इन दोनों में होगी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में होगी और इन दोनों में होगी। अभी 2 पार्टिकल सिस्टम की सीखी ना, तो इस हिसाब से कर लो, ठीक है, तो सर इन दोनों में क्या होती सर, माइनस जी m1 m2, उनके बीच की दूरी सर r, इन दोनों में क्या होती, माइनस जी m2 m3, बीच की दूरी r डैश, इन दोनों में सर माइनस जी m1 m3 डिवाइडेड बाय r डबल डैश। अब पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, देखो डायरेक्ट मैंने सबको ऐड अप करके लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन तो आएगा ही, वो तो आते ही है फॉर्मूले में, लेकिन कायदे से क्या किया मैंने, ऐड ही तो किया सबको, ठीक है ना भाई साहब, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है भाई, तुम लोग पगले हटो, तुम लोग सोचोगे सर ऐड नहीं माइनस कर दिया, तुम्हारे लिए लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो पहले इसकी लिखी, फिर इन दोनों की लिखी, ऐड करके लिख दी, फिर इन दोनों की लिखी, ऐड करके लिख दी, माइनस साइन तो आ ही रहा ना फॉर्मूले में, ठीक है, तरीके से। तो जल्दी से एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन अपने पास, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑफ मास m at c इज टेकन टू इन्फिनिटी। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, पहले अपने को ये समझ आया क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आपको ये समझ आया ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर अपने पास सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हो, 2 ना हो, जैसे अभी 2 पार्टिकल सिस्टम सीखा था पहले, 2 ना हो उससे ज्यादा हो, जैसे 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, जब भी इस टाइप का सवाल आए आप क्या करो, उस सिस्टम में हर 2 के बीच की लिख लो, इन दोनों के बीच में लिख ली, इन दोनों के बीच में लिख ली, इन दोनों के बीच में लिख ली। वैसे ही सर अगर अपने पास क्या होता है, स्क्वायर आता तो कैसे करते, स्क्वायर आता तो क्या करते, कुछ नहीं करते बेटा, इस टाइप का सिस्टम है अपने पास, m1 m2 m3 m4, क्या करोगे सर, इन दोनों के बीच की लिख ली, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की लिख ली, सबको 2-2 में तोड़ लो ना, इस पूरे सिस्टम को 2-2 में तोड़ लो, है तो कितने 4 मास हैं, लेकिन हर 2 पार्टिकल सिस्टम के हिसाब से लिख लो, इन दोनों की लिख लेती, इन दोनों की क्या हो जाती सर 1-2 हो जाती, इन दोनों की क्या हो जाती सर 2-3 हो जाती, इन दोनों की लिख लेते सर पोटेंशियल एनर्जी 3-4 हो जाती, इन दोनों की लिख लेते सर 1-4 हो जाती। अब कौन कौन से रह गए सर, ये वाले रह गए, ये वाले, इन दोनों की लिख लेते तो ये क्या हो जाती सर 1-3 हो जाती, इन दोनों की लिख लेते तो सर ये कितने हो जाती 2-3 हो जाती, तो टोटल में कितनी आती सर 1-2 2-3 3-4 1-4 1-3 2-3,
टोटल में 6 लिखनी पड़ती, ठीक है ना, तो ये पूरे सिस्टम की हो जाती। समझ लग रही है बात? पूरे सिस्टम में जितने मर्जी पार्टिकल हो भाई, अब हर 2 पार्टिकल के बीच की लिख लो, सबको उठा के ऐड कर दो, इन दोनों की कर ली, इन दोनों 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 कर ली, सबको उठा के ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अरे समझ लगी बुड़बकी भाई, ठीक है ना? तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज है? आपने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था। याद करो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था? वो होता था नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद करो, याद हो तो आपको याद है? और अगर तो स्लोली स्लोली काम होता है, स्लोली स्लोली, क्योंकि हम लोग जो भी मास लेके आते हैं या लेके जाते हैं, हम इन्फिनिटी से कोई भी मास लेके आते हैं या लेके जाते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट ही काम कर रहा है। तो वो काम कैसे करता? स्लोली स्लोली। कैसे करता? स्लोली स्लोली। तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता था अपने पास? सिंपल चेंज इन पोटेंशियल, पर कितना ही होता था। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आ जाता था? माइनस डेल्टा यू, नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता था? हो जाता प्लस में डेल्टा यू, ठीक है ना? बस इतना ही फर्क होता था। लेकिन कब है ये? स्लोली स्लोली। बेटा ये फॉर्मूला तो ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, कि भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये हम लोग कब लगा सकते हैं? जब स्लोली स्लोली वर्क हो रहा हो, ठीक है ना? जब स्लोली स्लोली वर्क हो रहा हो। और हम लोग वर्क हमेशा कैसे करते हैं? एक्सटर्नल एजेंट द्वारा स्लोली स्लोली करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑफ मास m, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करना है, जो कि क्या होता है? डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? हमको बेसिकली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करना है, वो क्या होता है? डेल्टा यू, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। इफ मास m एट c इज टेकन टू इन्फिनिटी, ये देखो इनिशियली मास m रखा हुआ c पर, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी सर? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी? पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनिशियल, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में क्या होगी सर? माइनस जी एम इंटू एम, यानी एम स्क्वायर बाय दूरी a। सर इसके बीच में क्या होती? माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए। सर इसके बीच में माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, तो कितनी हो जाती सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? ये हो जाती माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई ए। कितनी हो जाती? कितनी हो जाती इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की? लेकिन बोला क्या गया है? अपने को तो वर्क बताना है कि सी को उठा के कहां ले गए? इन्फिनिटी पे। अगर सी को उठा के इन्फिनिटी पे ले गए तो फाइनल सिस्टम कैसा रह जाएगा? ऐसा ही रह जाएगा। सी तो सन्नाटा है, लो सी खाली, सी कुछ है ही नहीं, सी को तो इन्फिनिटी पे ले गए, तो फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल सिस्टम में तो 2 ही रह गए, इसकी क्या होगी? माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा सर? फाइनल माइनस इनिशियल। लो कर लो बात खत्म। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि एक मास को उठा के इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं या इन्फिनिटी से लेकर ऐसे आ रहे हैं, कुछ नहीं करना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। वो क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी द सिस्टम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इनिशियल देख लो पोटेंशियल एनर्जी क्या सिस्टम की थी, तब तीनों मास प्रेजेंट थे, तो ये आ गई सर। अब फाइनल लिखनी है, अब सी वाला है नहीं, बस 2 ही रह गए, तो ये आ गई, माइनस कर दो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? फाइनल यानी कि माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए माइनस माइनस लगा के इनिशियल, इनिशियल कितना है? माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाय ए। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा अपने पास? 2 जी एम स्क्वायर बाय ए। अरे बाबू, अरे बाबू, ये आंसर। जब भी इस टाइप का सवाल आए एक ही अप्रोच रखो, फाइनल निकाल लो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल निकाल लो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को माइनस कर दो। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? सिस्टम में जितने मर्जी मास हो, आप क्या करो, उनको 2-2 मासेस में तोड़ लो और हिसाब से निकाल लो। जैसे इनिशियल में क्या था? 3 मास थे, इसकी निकाल ली सर, ये आई, इसकी निकाल ली सर, ये आई, इसकी निकाल ली सर, ये आई, ऐड कर दिया, ये आ गई। समझ लग रही है बात? आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है,
ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या है अपने पास। अब ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि अब मेरी क्या होने वाली है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। बाकी इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर के लॉ, और अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ाया उतना प्लीज पढ़ के आइए, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।